हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। तो आज मैं भी आपका वेलकम कर रही हूँ और कोई और भी आपका वेलकम कर रहे हैं। देखिए, ऐसे बोल रहे हैं ये कि जल्दी से आ जाइए, पढ़ने बैठ जाइए एग्जाम्स के लिए और फिर वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या देर क्या करना, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं तो बातें ज्यादा नहीं करनी है, एग्जाम पे फोकस करना है। बातें भी करनी है बट कौन सी बातें करनी है, जो एग्जाम से ही रिलेटेड हो, ताकि आपका एक फ्रेमिंग बहुत अच्छे से हो जाए एग्जाम के लिए, क्वेश्चन आंसर्स की, ऑब्जेक्टिव्स की और फिर बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब चीजें होती रहेंगी। तो देखो, आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 5 दैट इज सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। ठीक है, तो ये चैप्टर का वन शॉट वीडियो है। वन शॉट वीडियो का मतलब ये होता है कि हम ये पूरा चैप्टर इसमें कवर कर लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आ जाएंगे इसमें और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से रिलेटेड, आप जल्दी से आंसर लिख दोगे और आपको ध्यान रहेगा कि हाँ यार, श्वेता मैडम ने पढ़ाया था ये, और अब इसका आंसर मैं अच्छे से लिख सकता हूँ या अच्छे से लिख सकती हूँ। ठीक है, तो शांतिपूर्ण तरीके से सुनिए क्या पढ़ने वाले हैं। इंटरेस्टिंग है, क्या देख रहे हैं, कंटेम्पररी वर्ल्ड में सिक्योरिटी। आप देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी। अब थ्योरी हम पढ़ेंगे बट उसको क्या बना देंगे, प्रैक्टिकल वे में पढ़ लेंगे, बना देंगे। मतलब कि ऐसे आंसर्स हो जाएंगे कि आप प्रैक्टिकली समझ के काफी अच्छे से आंसर्स लिख सके। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। एक ओवरव्यू ले लेते हैं छोटा सा कि हम क्या देखने वाले हैं, आपको भी क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो फ्रीक्वेंटली हम कुछ टर्म्स को एनकाउंटर करते हैं, और वो टर्म्स कौन सी हैं? वो टर्म्स हैं सिक्योरिटी या फिर नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, अब आप खुद ही बताइए, आपने जैसे कि घर होंगे, आप जिस घर में रहते हैं तो आपको उसकी सिक्योरिटी की भी जरूरत रहती है ना, सेफ्टी की। ताला वाला लगा के जाते हैं कहीं जा रहे हैं तो, और ध्यान रखते हैं कोई चोर नहीं घुस जाए, कोई जानवर नहीं आ जाए, ऐसे करके तरह तरह की सिक्योरिटी रहती है ना। यही सिक्योरिटी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जब वर्ल्ड पॉलिटिक्स इतनी चल रही है उस टाइम पे सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। ये यही कह रहे हैं कि जब हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो कुछ टर्म्स एनकाउंटर करते हैं, सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी। डू वी नो व्हाट दीज टर्म्स मीन? क्या हमें पता है कि ये टर्म्स का मतलब क्या है? ठीक है, आप कहेंगे सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी, और क्या होगा? ठीक है, बट देखो, ऑफन इन्हें यूज क्यों किया जाता है? अब अगर हम बात करें कि इन्हें क्यों यूज किया जाता है, तो इन्हें यूज कर लिया जाता है डिबेट और डिस्कशंस को रोकने के लिए। ठीक है, ऑफन दे आर यूज्ड टू स्टॉप डिबेट एंड डिस्कशन। वी हियर दैट एन इशू इज सिक्योरिटी इशू and that it is vital for the well-being of the country। यहाँ पे हम सुनते हैं कि जो इशू है ना वो सिक्योरिटी इशू है और यही इंपॉर्टेंट है या वाइटल है किसी भी कंट्री के वेलबींग के लिए। ठीक है, अब जो इम्प्लीकेशन है वो क्या है, दैट इट इज टू इम्पॉर्टेंट और सीक्रेट टू बी डिबेटेड एंड डिस्कस्ड ओपनली। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम इम्प्लीकेशन की बात करें कि वो ये है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर सीक्रेट डिबेट होने चाहिए या डिस्कस्ड ओपनली, इस तरीके के ऑप्शंस भी आते हैं। दैट इट इज टू इम्पॉर्टेंट और सीक्रेट टू बी डिबेटेड एंड डिस्कस्ड ओपनली, मतलब कि इनको इतना ज्यादा सीक्रेट रखना पड़ता है कि ओपनली डिस्कस्ड नहीं किए जा सकते या डिबेट नहीं किए जा सकते। हम मूवी में देखते हैं कि हर एक चीज सराउंडिंग होती है नेशनल सिक्योरिटी में, जो वो क्या है, इज अ शैडोई एंड डेंजरस। ठीक है, सिक्योरिटी सीम्स टू बी समथिंग दैट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन। आपको देश की सिक्योरिटी दे दी जाए तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। हाँ, पार्ट हो सकते हैं आप, लेकिन पूरे तरीके से नहीं। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं सिक्योरिटी कुछ ऐसी चीज है जो किसी भी ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए तो बिजनेस है ही नहीं एक तरीके से। ठीक है, डेमोक्रेसी में श्योरली ये केस नहीं हो सकता है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी में सिटीजन्स हैं, हमें उनके लिए क्या है, वी नीड टू नो मोर अबाउट द टर्म सिक्योरिटी। व्हाट एग्जैक्टली इज इट? क्या है एग्जैक्टली, क्या है सिक्योरिटी? ठीक है, और इंडिया सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या हैं? इस चैप्टर में यही सारे क्वेश्चंस हैं जिन पे डिबेट्स हैं। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस करते हैं टू डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट सिक्योरिटी।
मतलब सिक्योरिटी को देखने के लिए, समझने के लिए दो डिफरेंट तरीके हैं और जो हाईलाइट्स करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग इन माइंड डिफरेंट कंटेक्स्ट और सिचुएशंस व्हिच डिटरमाइन आवर व्यू ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, अब व्हाट इज सिक्योरिटी, सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं क्या होता है सिक्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट है। देखो समझो, एट इट्स मोस्ट बेसिक सिक्योरिटी इंप्लाइज फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। सिक्योरिटी, आपको सिक्योरिटी चाहिए होगी तो कैसे लेंगे, ऐसा तो नहीं होंगे कि जो आपके अच्छे दोस्त हैं उनसे आपको सिक्योरिटी चाहिए उनके लिए कि मतलब वो हमें मार सकते हैं, नहीं ना, किसी चीज का आपको डर होगा और उसी के लिए आपको सिक्योरिटी चाहिए। कैसे, मान लो ऐसे समझो, एग्जाम आ गए, ठीक है, अभी डर लगने लगा होगा, आ गए नहीं मतलब मान लो स्टार्ट हो गया एग्जाम, तो आपको 3/8 किस चीज से होगा, 3/8 आपको थोड़ा सा ये होगा यार कम परसेंटेज ना आ जाए, तो आपको सिक्योरिटी कैसे मिलेगी जब आप पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम 3/8। ह्यूमन एग्जिस्टेंस और जो लाइफ है कंट्री की ये फुल ऑफ 3/8 है, बिल्कुल है, ठीक है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि हर एक सिंगल को 3/8 है, काउंट्स एज अ सिक्योरिटी 3/8, क्या ऐसा है? देखो, हर टाइम जो पर्सन है वो क्या करता है, स्टेप आउट कर लेता है ऑफ हिज और हर हाउस, देयर इज सम डिग्री ऑफ द 3/8 टू देयर एग्जिस्टेंस एंड वे ऑफ लाइफ। हमारा जो वर्ल्ड है वो भी सैचुरेटेड है सिक्योरिटी इश्यूज के साथ। इफ वी टुक सच अ ब्रॉड व्यू ऑफ व्हाट इज थ्रेटनिंग, एक्चुअल में थ्रेटनिंग कर क्या रहा है, क्या चीज क्रिएट कर रही है। जो सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते हैं देयरफॉर जनरली से दैट ओनली दोज थिंग दैट थ्रेटन कोर वैल्यूज should be regarded as being of interest in discussions of security। जिन्होंने सिक्योरिटी के बारे में स्टडी की है उनका कहना ये है कि सिर्फ वही चीजें जो कोर वैल्यूज को थ्रेटन कर रही हैं इन्हें कहा जाना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑफ, मतलब इंटरेस्ट एक तरीके से ये है बीइंग ऑफ इंटरेस्ट इन डिस्कशंस ऑफ सिक्योरिटी, मतलब कि सिक्योरिटी के डिस्कशंस में मेनली किस बात पे बात करनी चाहिए, कोर वैल्यूज पे अगर कुछ थ्रेटन हो रहा है। तो अब बात आती है कि कोर वैल्यू क्या है, हुज कोर वैल्यूज दो और किसकी कोर वैल्यूज, ठीक है। जो कोर वैल्यूज हैं क्या पूरी कंट्री की है या एक सिटीजन की है या एक ग्रुप या पार्ट की है। और अगर बात करें मैन और वुमेन की तो यहाँ पे कोर वैल्यूज ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन एंड मैन इन द स्ट्रीट क्या होगी, ठीक है। Do government on behalf of citizens always have the same notion of core values as the ordinary citizen? अब जैसे कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट किसके बिहाफ पे है, सिटीजन्स के बिहाफ पे, रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से आ रहे हैं, सिटीजन्स के ही थ्रू, तो क्या उनका सेम नोशन होगा कोर वैल्यूज का जैसा ऑर्डिनरी सिटीजन का है। फर्दर मोर जब हम 3/8 के बारे में बात करते हैं कोर वैल्यूज की तो कितना इंटेंस हो जाता है, कितना इंटेंस होगा जो 3/8 है, ठीक है। श्योरली यहाँ पे बिग और स्मॉल 3/8 हैं to virtually every value we hold dear. Can all those 3/8 be brought into the understanding of security? Every time another country कुछ ऐसा करती है या फिर ऐसा कुछ करने से फेल हो जाती है जो कि डैमेज करता है एक कंट्री की कोर वैल्यू को, ठीक है। अब देखो समझो, अगर ये बात कर रहे हैं कि जो पर्सन है मान लो उसे रॉब्ड कर दिया गया स्ट्रीट्स में, ठीक है, लूट लिया गया, तो जो सिक्योरिटी होगी ऑर्डिनरी पीपल की जो कि डेली लाइफ में रह रहे हैं वो भी हार्म्ड होगी ना। कोई आपको लूट के चला गया, आपके सारे पैसे वैसे आप लिए हुए तो वो उसने लूट लिया, तो क्या हुआ, अब जो सिटीजन्स है वहां के आसपास वो हार्म्ड होंगे ना, उन्हें लगेगा ना कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो yet we would be paralyzed if we took such an extensive view of security. Everywhere we looked, the world would be full of dangerous. तो हम सब जगह अगर देखें तो वर्ल्ड किस चीज से फुल है, तो डेंजरस से ही है। तो हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि जो सिक्योरिटी है वो रिलेट करती है एक्सट्रीमली डेंजरस 3/8 से, 3/8 जो एंडेंजर करेंगे कोर वैल्यूज को, दैट दोज वैल्यूज विड बी, मतलब ये जो वैल्यूज हैं या तो डैमेज हो सकती हैं बियॉन्ड रिपेयर, मतलब कि इतनी डैमेज हो गई है कि इनको रिपेयर नहीं किया जा सकता इफ वी डिड नॉट डू समथिंग टू डील विद द सिचुएशन। और अगर हम यहाँ पे ये कह रहे हैं रिपेयर would be damaged beyond repair if we did not do something to deal with the situation, कि अगर हम सिचुएशन को डील करने के लिए कुछ नहीं कर पाए तो ये जो कोर वैल्यूज हैं ये इतनी ज्यादा डैमेज हो जाएंगी कि फिर इनका रीस्ट्रक्चरिंग या रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब
सिक्योरिटी एक क्या है, स्लिपरी आइडिया ही है। फॉर इंस्टेंस सोसाइटीज के पास हमेशा सेम कॉन्सेप्शन होता है सिक्योरिटी का, ठीक है। ये क्या होगा, इट वुड बी सरप्राइजिंग अगर ये क्या करेंगे, इफ दे डिड, बिकॉज सो मेनी थिंग्स चेंज इन द वर्ल्ड अराउंड अस। एक ही कंसेप्शन है सोसाइटी का। अब वो ये कह रहे हैं सिक्योरिटी में, मतलब जो सोसाइटी है उनके सेम कॉन्सेप्शन है सिक्योरिटी को लेके, लेकिन ये सरप्राइजिंग होगा अगर वो ऐसा करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंजेस हो रही हैं हमारे आसपास। और गिवन टाइम में, वर्ल्ड हिस्ट्री में, क्या सभी सोसाइटीज के सेम कॉन्सेप्शन है सिक्योरिटी के? आप बताइए। अगर हम अरब कंट्रीज की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, ईस्टर्न कंट्रीज की बात करें, तो यहाँ पे सभी को क्या एक जैसी सिक्योरिटी चाहिए? आप लोग बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है पढ़ने से पहले कि सिक्योरिटी सेम होनी चाहिए? अगेन ये अमेजिंग होगा कि अगर 650 करोड़ पीपल organized in nearly 200 countries had the same conception of security. अब यहां पे हम कैसे समझेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे, जो वेरियस नोशंस हैं सिक्योरिटी के टू ग्रुप्स में, एक तो ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी है और दूसरा है नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी। देखो, अब अगर हम बात करें ट्रेडिशनल नोशंस की एक्सटर्नली, तो देखो बहुत बार क्या होता है, हम सुनते हैं या रीड करते हैं सिक्योरिटी जो कि हम ट्रेडिशनल वे में बात कर रहे हैं, या नेशनल सिक्योरिटी कंसेप्शंस ऑफ सिक्योरिटी। ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी में ग्रेटर डेंजर किसको होता है, कंट्री इज फ्रॉम मिलिट्री थ्रेट्स। मतलब कि जो ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी है उसमें कंट्री को सबसे बड़ा डेंजर या सबसे ज्यादा डर किससे होता है, थ्रेट किससे होता है, तो जो मिलिट्री थ्रेट्स हैं ये सबसे बड़ा डेंजर है। देखो, अब यहां से इसके बाद अगर हम देखें तो इस डेंजर का जो सोर्स था वो थी अनदर कंट्री, ठीक है, which by threatening military action endangers the core values of sovereignty, independence and territorial integrity। देखो, सोर्स की बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जो डेंजर है मिलिट्री थ्रेट्स का वो किससे होगा, तो अनदर कंट्री से होगा, जो क्या कर रही है, थ्रेटन कर रही है कोर वैल्यूज को मिलिट्री एक्शन से। तो कोर वैल्यूज कौन सी है यहाँ पे, तो सोवर्निटी है, इंडिपेंडेंस है और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, ठीक है। मिलिट्री एक्शन ऑल्सो एंडेंजर्स द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स। अब मिलिट्री एक्शन होगा जहां कहीं पे भी होगा, देखा होगा कि अगर कहीं पे भी मिलिट्री एक्शन होता है तो वहां के लोगों को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है, या तो उन्हें हार्म करेगा, या फिर कहीं और मिलिट्री एक्शन हो रहा है तो क्या कर दिया जाता है कि अब इमरजेंसी है, किसी को बाहर नहीं निकलना है, इस तरीके के ये जो है। और मिलिट्री एक्शन अनदर कंट्री कर रही है तो क्या कर रही है, एक्चुअल में जो अनदर कंट्री है वो एक कंट्री को क्या कर रही है, वहां के लोगों को मार रही है। इस तरीके से जो मिलिट्री एक्शन है वो एंडेंजर कर रहा है ऑर्डिनरी सिटीजन्स की लाइव्स को भी। इट इज अनलाइकली दैट इन अ वॉर ओनली सोल्जर्स विल बी हर्ट और किल्ड। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अनलाइकली, जैसे कि वॉर है तो यहाँ पे सिर्फ सोल्जर्स या ही हर्ट और किल्ड होंगे, इस तरीके से हम नहीं कह सकते। एक्चुअल में ऐसा तो है कि उन्हें तो हर्ट होना ही है, बट एज वेल एज ऑर्डिनरी भी सिटीजन्स को भी यहाँ पे क्या हो रहा है, एंडेंजर्स हो रही है उनकी लाइफ। क्वाइट ऑफन जो ऑर्डिनरी मैन और वुमेन है ये क्या होते हैं, टारगेट्स बनाए जाते हैं वॉर के उनके, और क्या करते हैं, टू ब्रेक देयर सपोर्ट ऑफ द वॉर। क्वाइट ऑफन कभी कभी क्या देखा जा रहा है कि जो ऑर्डिनरी मैन और वुमेन है आर मेड टारगेट्स। अब जो टारगेट्स कौन है वॉर के, यही है, टू ब्रेक देयर सपोर्ट ऑफ द वॉर इन रिस्पॉन्डिंग टू द थ्रेट ऑफ वॉर। अब इसके थ्रेट ऑफ वॉर जो है उसके रिस्पॉन्ड में क्या हो रहा है यहाँ पे, तो जो गवर्नमेंट है उसके पास 3 बेसिक चॉइसेस होती हैं। जैसे मान लो, आप अपना एग्जांपल लो, आपने कोई गलती कर दी, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं, या तो सच बता दो या हम पता कर लेंगे, या फिर तुम पिटने वाले हो। इस तरीके से कुछ चॉइसेस देते हैं ना कि ठीक है अगर गलती की है तो बता दो, इस तरीके से। तो ये यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसी तरीके से हर एक जगह कुछ चॉइसेस होती हैं। तो उन चॉइसेस के बारे में कह रहे हैं कि जो वॉर के लिए थ्रेट है उसकी रिस्पॉन्ड में क्या करेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास 3 बेसिक चॉइसेस होती हैं। सबसे पहली तो चॉइस है टू सरेंडर, या तो सरेंडर कर देना कि ठीक है, सुना होगा कि सरेंडर कर देते इस तरीके से। टू प्रिवेंट द अदर साइड फ्रॉम अटैकिंग बाय प्रॉमिसिंग टू रेज द कॉस्ट ऑफ वॉर टू एन अनएक्सेप्टेबल लेवल। यहाँ पे ये कह रहे हैं या तो फिर प्रिवेंट करने के लिए अदर साइड अटैकिंग से
मतलब यहाँ पे अटैक करके क्या करेंगे, रेज द कॉस्ट ऑफ वॉर, अनएक्सेप्टेबल लेवल तक क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ वॉर इंक्रीज हो जाएगी, या फिर वो डिफेंड करे, अपने आप को बचाए जब वॉर एक्चुअली ब्रेक हो, मतलब कि जब वॉर हो जाए तो या तो अपने आप को डिफेंड कर लो या अटैक कर दो या फिर सरेंडर कर दो, यही बात कर रहे हैं। टू डिनाई द अटैकिंग कंट्री इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड टू टर्न बैक और डिफीट द अटैकिंग फोर्सेस ऑल टुगेदर। ठीक है, गवर्नमेंट्स क्या कर सकती हैं, चूज करेंगी टू सरेंडर, कब कब चूज करती है सरेंडर करना व्हेन एक्चुअली कन्फ्रंटेड बाय वॉर, मतलब कि जब एक्चुअली सामना हो रहा है वॉर का, तो उस टाइम पे ये क्या कर सकती है, सरेंडर कर सकती है, बट ये इसको एडवर्टाइज नहीं करेंगे एज द पॉलिसी ऑफ द कंट्री, मतलब कि कंट्री की पॉलिसी नहीं है सरेंडर कर देना, लेकिन परिस्थिति ऐसी है, कंडीशन ऐसी आ गई कि अब वॉर हो रहा है, वॉर का सामना कर रहे हैं, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगी, सरेंडर कर देगी। देयरफॉर जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो कंसर्न होती है किस चीज के लिए, कि वॉर से क्या कर लिया गया, प्रिवेंट कर दिया गया, विद प्रिवेंटिंग वॉर विच इज कॉल्ड डिटरेंस, एंड विद लिमिटिंग और एंडिंग वॉर विच इज कॉल्ड डिफेंस। देखो तीन चीजें जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सरेंडर वाला आप लोगों को समझ में आया। अब देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डिटरेंस क्या होता है, देयरफॉर जो सिक्योरिटी पॉलिसी कैसी हो गई, अब इनकी कंसर्न किस चीज से हो गई, कि वॉर से प्रिवेंट होना, प्रिवेंटिंग वॉर, इसे कहते हैं डिटरेंस, या फिर ये क्या करें, लिमिट कर दें या एंड कर दें वॉर को, इसे कहते हैं डिफेंस। जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है ये थर्ड कंपोनेंट है, जिसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। क्वेश्चन आ जाता है कि बैलेंस ऑफ पावर कौन सी टाइप की सिक्योरिटी को कहते हैं, तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो है थर्ड कंपोनेंट है। देखो ऐसे समझो कि थर्ड कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, बैलेंस ऑफ पावर, पावर का बैलेंस कर लिया गया यहाँ पे। ठीक है, जब कंट्री अपने आसपास देखती हैं तो वो देख रही हैं कि कुछ कंट्रीज बिगर हैं और स्ट्रॉन्गर हैं। ठीक है, तो ये क्लू होता है टू हु माइट बी अ थ्रेट इन द फ्यूचर, तो यहाँ से समझ आ जाता है कि किसे थ्रेट होने वाला है फ्यूचर में। अगर एक कंट्री के पास काफी ज्यादा अच्छी पावर्स भी हैं, मिलिट्री एक्शन के लिए भी मिलिट्री है और अच्छा खासा मतलब रिसोर्सेज भी हैं इनके पास, तो क्या होगा, इनके कंपैरिजन में जो छोटी कंट्री होगी, तो यहाँ से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। क्लियर हुआ, यही ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये क्लू है टू हु माइट बी अ थ्रेट इन द फ्यूचर, किसे होगा थ्रेट फ्यूचर में, क्या ये इनसे डरेंगे, जी हाँ बिल्कुल डरेंगे, इनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, पावर है, मिलिट्री एक्शन है। अब अगर हम बोलें कि इनके पास सब कुछ है फिर भी ये इनसे डर रहे हैं, तो फिर तो कोई सेंस है ही नहीं। यहाँ से क्लियर हुआ ना कि जो जिसके पास पावर ज्यादा है, जो ज्यादा बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, वो डरेगी नहीं, और जो कम है स्ट्रॉन्ग, तो वो ज्यादा डरेगी। ठीक है, फॉर इंस्टेंस नेबरिंग कंट्री में नॉट से इट इज प्रिपेयरिंग फॉर अटैक, मान लो कि पड़ोसी देश ने ये नहीं बताया कि ये अटैक करने वाले हैं। ठीक है, देयर मे बी नो ऑब्वियस रीजन फॉर अटैक, और यहाँ पे कोई ऑब्वियस रीजन भी नहीं होगा या तो फिर अटैक के लिए। ठीक है, बट फैक्ट यहाँ पे ये है कि कंट्री बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो ये किस चीज का साइन है, जो इज अ साइन फॉर्मलाइज्ड इन रिटन ट्रीटीज एंड आर बेस्ड ऑन अ फेयरली क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हु कॉन्स्टिट्यूट्स द थ्रेट। कंट्री जो अलायंसेस से होंगी टू इंक्रीज देयर इफेक्टिव पावर रिलेटेड टू अनदर कंट्री और अलायंस, और जो कंट्री अलायंसेस होंगी, ठीक है, वो क्या करेंगी, वो इंक्रीज करेंगी अपनी इफेक्टिव पावर को रिलेटिव टू अनदर कंट्री की कंपैरिजन में या अलायंस में। ठीक है, अलायंसेस किस चीज पे बेस्ड होते हैं, जो एक साथ हैं ये कंट्रीज अगर, और ये अपने आप को इफेक्टिव पावर बना रही हैं, तो अलायंसेस किस चीज पे बेस्ड होंगे, ये बेस्ड होंगे नेशनल इंटरेस्ट पे, और चेंज कर पाएंगे जब, और चेंज हो जाएंगे। मतलब ये है, कह रहे हैं कि आज अगर एक कंट्री ने देख लिया कि यार ये वाली कंट्री के साथ मिलके हमारा काम अच्छा हो रहा है, हम काफी अच्छे से वर्क कर पा रहे हैं, सारी चीजें हैं, तो साथ हो जाएंगे नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए, और जैसे ही काम तमाम तो सारी चीजें खत्म, मतलब कि अब नेशनल इंटरेस्ट अगर चेंज हो गया तो फिर अलायंसेस भी चेंज हो जाएंगे। यही चीज यहाँ पे ये आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि ऐसे तो कोई अटैक नहीं करेगा, ऑब्वियस है, कोई बताएगा भी नहीं कि हम अटैक करने वाले, बट अटैक करने की कंडीशन क्या होगी कि अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट है तो अलायंसेस कर लेंगे, इफेक्टिव पावर हो जाएगी।
चेंजेस आते रहेंगे। क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। अब देखो एग्जाम्पल से समझो जो यूएस है, इसने क्या किया, बैक्ड द इस्लामिक मिलिटेंट्स इन अफगानिस्तान against the Soviet Union in 1980s, but later attacked them when Al-Qaeda, a group of Islamic militants led by Osama bin Laden, launched terrorist strikes against America on 11th of September 2001. पहले तो इस्लामिक मिलिटेंट्स जो थे अफगानिस्तान में, उस टाइम पे यूएस क्या कर दिया, पीछे हट गया। कुछ नहीं किया यूएस ने, किस चीज के अगेंस्ट में, यूएस ने मतलब किसे बैक्ड किया यहाँ पे, इस्लामिक, इनको किस चीज को किसे पीछे हटाया, इस्लामिक मिलिटेंट्स को अफगानिस्तान में, किसके अगेंस्ट में, सोवियत यूनियन के 1980s में, ठीक है। बट उसके बाद जब अलकायदा, ये जो ग्रुप है इस्लामिक मिलिटेंट्स का, ओसामा बिन लादेन ने से लेड किया है, इन्होंने टेररिस्ट स्ट्राइक जब अगेंस्ट में किसके की, अमेरिका के 11 सितंबर 2001 में, ठीक है। तो उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, फिर रिटर्न में बहुत सारी चीजें की। तो ये वही बता रहे हैं कि यूएस ने क्या किया, बैक्ड किया इस्लामिक मिलिटेंट्स को अफगानिस्तान में, किसके अगेंस्ट में, सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में 1980 में। बट जब अलकायदा ने ही यूएस पे क्या किया, मिलिट्री अटैक किया, मतलब कि यहाँ पे टेररिस्ट स्ट्राइक की अमेरिका में, तो क्या किया इन्होंने, लॉन्च्ड टेररिस्ट स्ट्राइक अगेंस्ट अमेरिका ऑन 11th of September 2001। तो जो ट्रेडिशनल व्यू है सिक्योरिटी का, तो फिर और ज्यादा क्रिएट करता है कंट्री की सिक्योरिटी को, जो उसकी आउटसाइड बॉर्डर्स से आ रहा है, ठीक है। दैट इज बिकॉज जो इंटरनेशनल सिस्टम है, रेदर ब्रूटल एरेना इन विच देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग बिहेवियर। ये किस चीज की वजह से है, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में ब्रूटल एरेना की वजह, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई भी एक ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो कैपेबल हो ऐसे बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। अब अगर सिर्फ कंट्री की ही हम बात करें कि विद इन अ कंट्री, तो जो थ्रेट है वायलेंस का, इसे कौन रेगुलेट कर रहा है, एक्नॉलेज्ड, इज रेगुलेटेड बाय एन एक्नॉलेज्ड सेंट्रल अथॉरिटी द गवर्नमेंट। अगर कंट्री के अंदर कुछ वायलेंस हो रहा है तो इस कंट्री के लिए तो इस कंट्री की ही गवर्नमेंट है जो क्या करेगी, एक्नॉलेज करेगी सेंट्रल अथॉरिटी। और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई एक्नॉलेज्ड सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो स्टैंड करे एक दूसरे, मतलब सभी के ऊपर, ठीक है। ऐसे समझो कि आपके घर में आपकी एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी किसी के भी पास, चाहे मम्मी पापा के पास हो या पापा के पास हो या सिर्फ मम्मी के पास हो या दादा दादी के पास हो या सिर्फ दादा के पास हो या दादी के पास हो। मतलब कहने का ये है कि सेंट्रल अथॉरिटी है, घर में अगर कुछ लड़ाई झगड़ा या वायलेंस हो रहा है तो उस टाइम पे ये सेंट्रल अथॉरिटी क्या करेगी, अपनी अथॉरिटी को यूज करेगी और सभी को डांट के शांत करा लिया जाएगा। बट अब ये कह रहे हैं कि अगर आप बात करें एक पूरी कॉलोनी की, जहां भी आप रहते हैं या कैंपस की, ऐसे समझिए, तो यहाँ पे अगर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है और दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, मान लो दो पड़ोसियों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो इन्हें रोकने के लिए अगर कोई होगा तो वायलेंस रुकेगा। अदरवाइज किसी के पास अथॉरिटी ही नहीं है, सिर्फ समझा सकते हैं, तो क्या होगा, ऑब्वियस है वायलेंस होता रहेगा। यहाँ पे भी वही बात कही जा रही है कि विद इन अ कंट्री सेंट्रल अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट एक्नॉलेज करती है वायलेंस को। बट अगर हम आउटर साइड की बात करें, यहाँ पे कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो क्या करे, एक्नॉलेज करे, ठीक है। चलो क्लियर हो गया था। अब देखो, it is tempting to think that the United Nations is such an authority or could become such an institution. It ऐसा tempting है कि मतलब ये बहुत ज्यादा tempting हो जाएगा क्या सोचना कि यूनाइटेड नेशन ऐसी अथॉरिटी बन जाए या फिर ऐसा इंस्टीट्यूशन बन सकता है, ठीक है। However, जिस तरीके से प्रेजेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड है, तो यूएन क्या है, क्रिएचर है अपने मेंबर्स का, और इसकी अथॉरिटी क्या है, इसकी सिर्फ अथॉरिटी ये है, and has authority only to the extent that the membership allows it to have authority and obeys it। मतलब कि मान लो यूएन बना दिया, ठीक है, अब यूएन से जितने भी मेंबर्स हैं ये क्या करें, एग्जिट हो जाए, तो यूएन का जो यूज है या बेनिफिट है वो कुछ भी नहीं है। और अगर इसमें मेंबर्स जब तक है, मतलब कहने का ये है, जब तक मेंबर्स हैं
तो मेंबर से ही इसे अथॉरिटी आ रही है किस चीज की, कि ये कुछ वर्क कर सके या इसको ओबे किया जाए। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हर एक कंट्री को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा अपनी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी एक्चुअल में कोई भी नहीं है। अब ट्रेडिशनल नोशंस अगर हम इंटरनल वे में बात करें तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं। देखो सबसे पहला ये है, बाय नाउ यू विल हैव आस्क्ड योरसेल्फ, डजंट सिक्योरिटी डिपेंड ऑन इंटरनल पीस एंड ऑर्डर। यहाँ पे अभी तक आपने अपने आप से जरूर पूछ लिया होगा कि इंटरनल सिक्योरिटी, यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी नहीं, यहाँ पे अगर इंटरनल पीस और ऑर्डर बना रहेगा तो क्या सिक्योरिटी इसी चीज पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब कि सिक्योरिटी डिपेंड किस चीज पे कर रही है, इंटरनल पीस और ऑर्डर पे। एक तो ये क्वेश्चन आ रहा होगा। अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि कैसे सोसाइटी सिक्योर होगी अगर वायलेंस या थ्रेट ऑफ वायलेंस होगा अपनी बॉर्डर के आसपास। ठीक है, अंदर तो शांति हो गई, पीस ऑर्डर है, बट बॉर्डर के इनसाइड इट्स बॉर्डर्स अगर कुछ वायलेंस होगा, थ्रेट होगा, तो कैसे सिक्योरिटी होगी किसे, सोसाइटी को। ठीक है, एंड हाउ कैन इट प्रिपेयर टू फेस वायलेंस फ्रॉम आउटसाइड इट्स बॉर्डर इफ इट इज नॉट सिक्योर इनसाइड इट्स बॉर्डर। अब कहते हैं कि घर में ही शांति नहीं है तो बाहर वाले लड़ने आ जाएंगे तो क्या शांति रखेंगे, है ना, इस तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पे भी वो यही कह रहे हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि कैसे, मतलब अपने आप से ये पूछ रहे हैं हम कि क्या सिक्योरिटी डिपेंड करती है इंटरनल पीस और ऑर्डर पे। फिर सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ये है, कैसे सिक्योरिटी होगी सोसाइटी में अगर बॉर्डर के अंदर ही लड़ाई झगड़े होंगे। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि मतलब कैसे प्रिपेयर्ड होंगे वायलेंस को फेस करने के लिए अगर आउटसाइड, बाहर से कोई हमारे ऊपर हमला कर दे तो फिर कैसे सिक्योर करेंगे अगर ये अपनी बॉर्डर के अंदर ही सिक्योर नहीं है। तो जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है मस्ट ऑल्सो देयरफॉर कंसर्न इटसेल्फ विद इंटरनल सिक्योरिटी। मतलब ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में ये कह रहे हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी से भी कंसर्न होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये अगर सिक्योरिटी, ये कोई भी कंट्री है इसके अंदर सिक्योरिटी नहीं है और बाहर सिक्योरिटी है तो क्या मतलब है। ठीक है, कहीं ना कहीं से थ्रेट तो हो ही रहा है ना, इसलिए कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में क्या करें, कंसर्न होना चाहिए इंटरनल सिक्योरिटी से भी। और रीजन इट इज नॉट गिवन सो मच इम्पोर्टेंस इज दैट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर it seemed that for the most powerful countries on earth, internal security was more or less assured. यहाँ पे रीजन ये दिया, मतलब यहाँ पे जो रीजन है वो किस तरीके से दिया जा रहा है कि क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा देखा गया कि जो बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्रीज हैं अर्थ पे, उनकी सिक्योरिटी, जो इंटरनल सिक्योरिटी थी वो मोर और लेस एश्योर्ड थी। ठीक है, वी सेड अर्लियर दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू पे अटेंशन टू कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशंस। हमने अभी पढ़ा था कि कैसी सिचुएशंस है, कैसा कॉन्टेक्स्ट है, उस पे डिपेंड करता है क्या अटेंशन पे करना। वाइल इंटरनल सिक्योरिटी पार्ट ऑफ द कंसर्न ऑफ गवर्नमेंट्स रही है हिस्टोरिकली, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पे कंटेक्स्ट और सिचुएशन जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी नहीं देखी गई टू मच एज मैटर एज मच इट है इन द पास्ट। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी हिस्टोरिकली अगर इतिहास में जाएं तो देखते हैं कि जो गवर्नमेंट्स रही हैं वो क्या करती हैं, बहुत ज्यादा कंसर्न रहती हैं इंटरनल सिक्योरिटी। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने ज्यादा फोकस नहीं किया इंटरनल सिक्योरिटी पे जितना ज्यादा पास्ट में था। ठीक है, अब 1945 के बाद यूएस और सोवियत यूनियन कैसे अपीयर्ड होते हैं, यूनाइटेड, और एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी बॉर्डर्स के अंतर्गत विद इन देयर बॉर्डर्स क्या रहे, पीस रहे, शांति रहे, ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज, पर्टिकुलरली पावरफुल वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, इन्होंने ज्यादा फेस नहीं किए हैं थ्रेट्स ग्रुप्स या कम्युनिटीज से जो उनकी बॉर्डर के आसपास लिविंग विद इन दोज बॉर्डर्स रह रही थी। देयरफॉर ये कंट्री फोकस करती है आउटसाइड देयर बॉर्डर से। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है अगर घर के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं तो बिना मतलब की बातें या बहस क्यों होंगी, मतलब कोई सिक्योरिटी क्यों होगी। कंट्री अगर बहुत शांतिपूर्वक तरीके से रह रही है,
इन्हें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो फिर इन्हें क्या जरूरत होगी अंदर पीस मेंटेन करने की, क्योंकि एक्चुअल में पीस तो है। अब किस पे फोकस करेंगे कि हमारे कंट्री के अंदर आके कोई थ्रेट ना फैला दे ये। तो यही वो कह रहे थे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, उनके यहाँ पे इतना ज्यादा सीरियस थ्रेट था नहीं, कि कुछ इन्होंने ऐसा फेस नहीं किया किसी भी ग्रुप से या फिर कम्युनिटीज से जो उस बॉर्डर के आसपास रह रही थी। इसलिए इन्होंने किस चीज पे फोकस किया, इन्होंने फोकस किया आउटसाइड थ्रेट्स पे। ठीक है, अब बात ये आती है कि बाहर से फिर इन्हें कौन आके अटैक कर रहा था, ऐसी कौन सी चीजें थी, व्हाट वर द एक्सटर्नल थ्रेट्स, एक्सटर्नल थ्रेट्स कौन से थे जिसकी वजह से क्या हो रहा था, ये थ्रेट्स मतलब एक्सटर्नल थ्रेट्स थे जो ये फेस कर रहे थे कौन, पावरफुल कंट्रीज। व्हाट वर द एक्सटर्नल थ्रेट्स फेसिंग दीज पावरफुल कंट्रीज। अगेन हम कहाँ पे कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशंस पे आते हैं। हमें पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या आया, वॉज द कोल्ड वॉर, जिसमें यूएस लेड वेस्टर्न अलायंस ने फेस किया सोवियत लेड कम्युनिस्ट अलायंस। ठीक है, अबव ऑल जो टू अलायंसेस थे वो उन्होंने मिलिट्री अटैक एक दूसरे के मतलब उसमें क्या किया, फियर किया, मतलब कि टू अलायंसेस जो हैं फियर्ड अ मिलिट्री अटैक फ्रॉम ईच अदर। दो अलग अलग अलायंसेस हो गई थी, तो इन्हें क्या लग रहा था अब हम एक दूसरे पे कोई ना कोई अटैक कर सकता है। कुछ यूरोपियन पावर्स एडिशन में कंटिन्यूड करते हैं क्या, वरी अबाउट वायलेंस इन देयर कॉलोनीज फ्रॉम कॉलोनाइज्ड पीपल हु वांटेड इंडिपेंडेंस। अब ऑब्वियस बात है जो यूरोपियन पावर्स हैं इन्होंने क्या किया, इन्हीं की कॉलोनीज में इन्हें लग रहा था कि वायलेंसेस हो सकते हैं, और वायलेंस कौन करेगा, डर तो इनका सही है, क्योंकि जो कॉलोनाइज्ड पीपल है जहाँ पे इन्होंने कॉलोनी बना के रखी है अपनी, उन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए, तो इंडिपेंडेंस के लिए क्या करेंगे, वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज या यूरोपियन पावर्स जो थी उन्हें कुछ ना कुछ थ्रेट था या चिंतन में थे वो लोग। ठीक है, We have only to remember the French fighting in Vietnam in the 1950s। अब हमें क्या सोचना चाहिए, अगर देखो फ्रेंच फाइटिंग कहाँ पे आ रहेगा, तो देखो रिमेम्बर क्या करना है, जो फ्रेंच की लड़ाई यहाँ पे चल रही थी वियतनाम में 1950s में, जो फ्रेंच फाइट कर रहे थे इनसे। ठीक है, और जो ब्रिटिश फाइटिंग इन केन्या इन 1950s एंड द अर्ली 1960s। जैसे ही कॉलोनी फ्री होती है लेट 1940 से ऑनवर्ड से, तो उनकी जो सिक्योरिटी कंसर्न थे वो ऑफन सिमिलर रहते थे जिस तरीके से यूरोपियन पावर्स के थे। ठीक है, कुछ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जैसे यूरोपियन पावर्स ये क्या बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं कोल्ड वॉर अलायंसेस का। They therefore had to worry about the Cold War becoming a hot war and dragging them into hostilities। यहाँ पे क्या हुआ, ये यूरोपियन मेंबर्स ये सब अब क्या हुआ, कोल्ड वॉर अलायंसेस हैं। ठीक है, मतलब कि एक जगह कुछ गठबंधन बने हुए हैं, दूसरी जगह भी बने हुए हैं। अब यहाँ से क्या हो जाता है, अब इन्हें किस चीज के बारे में चिंतन करना है, या ये वरी हो रहे थे, टेंशन में हो रहे थे अबाउट दी कोल्ड वॉर, जो कि एक हॉट वॉर बनता जा रहा था और इन्हें हॉस्टिलिटीज में ड्रैग करता जा रहा था, खींचता चला जा रहा था। किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट नेबर्स हु माइट हैव जॉइंड द अदर साइड, अदर साइड जिन्होंने ज्वाइन किए उसके अगेंस्ट में इन द कोल्ड वॉर, अगेंस्ट द लीडर ऑफ द अलायंसेस, लीडर ऑफ द अलायंसेस के अगेंस्ट में। और कौन कौन थे लीडर अलायंसेस के, तो यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन थे, या फिर एनी अदर पार्टनर्स जो कि यूएस और सोवियत यूनियन में थे। ऑब्वियस है एक जगह यूएस है, एक जगह सोवियत यूनियन है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इस जगह जिसने मेंबरशिप ले लिया, इस जगह जिसने मेंबरशिप ले ली, तो अब इन्हें किस चीज के बारे में टेंशन लेना था कि जो कोल्ड वॉर था वो हॉट वॉर बनता जा रहा था, इन्हें हॉस्टिलिटीज में लेता जा रहा था। किनके अगेंस्ट में, जिन्होंने अदर साइड को ज्वाइन किया है, या फिर लीडर्स के अगेंस्ट में, या हम ये कह सकते हैं इनके जो पार्टनर्स हैं उनके अगेंस्ट में। कोल्ड वॉर जो टू सुपर पावर्स के बीच में था वो रिस्पॉन्सिबल था अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ ऑल वॉर्स इन द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड। मतलब कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड रहा है, देखो ऐसे समझो, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड रहा है, ठीक है, तो इसके बाद जितने भी वॉर हुए हैं उसमें से अप्रोक्सीमेटली जो 1/3 वॉर थे वो किस चीज मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल था इन वॉर के लिए,
तो इन वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे ये कोल्ड वॉर, जो कि 2 सुपर पावर्स के बीच में था। बहुत सारे वॉर कब लड़े गए? फॉट इन द थर्ड वर्ल्ड, ठीक है। जस्ट एज द यूरोपियन colonial powers feared violence in the colonies, जैसे मतलब जिस तरीके से यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स क्या थी, फियर्ड थी, डरी हुई थी किस चीज से? वायलेंस से कॉलोनीज में। तो कुछ कॉलोनियल पीपल भी डरे हुए थे इंडिपेंडेंस के बाद कि वो अटैक्ड हो सकते हैं उनके जो बाय देयर फॉर्मर कॉलोनियल रूलर्स इन यूरोप। मतलब कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इन्हें भी फियर है और जो कॉलोनियल पीपल है उन्हें भी डर है इंडिपेंडेंस के बाद भी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें अटैक किया जा सकता है किसके द्वारा? जो फॉर्मर कॉलोनियल रूलर्स हैं यूरोप में, उनके थ्रू, ठीक है। अब उन्हें प्रिपेयर होना था किस चीज के लिए? डिफेंड करने के लिए कि अगर अब हम पे कोई अटैक कर दे, हम इंडिपेंडेंट है, अगर हम पे कोई अटैक कर ले तो हम अपने आप को डिफेंड कैसे करेंगे, कैसे अपने आप को बचाएंगे? तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, इंपीरियल वॉर के अगेंस्ट में अपने आप को डिफेंड करने के लिए उन्हें प्रिपेयर होना ही था। तो जो सिक्योरिटी चैलेंजेस थी वो क्या फेस कर रहे थे? न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका वर डिफरेंट फ्रॉम द चैलेंजेस इन यूरोप इन 2 वेज। मतलब 2 तरीके से। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं सिक्योरिटी चैलेंजेस फेसिंग द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज। एक तो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी एशिया और अफ्रीका, और दूसरा कौन चैलेंजेस को फेस कर रहा था? यूरोप। तो इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस थे, तो वो डिफरेंसेस जो थे वो 2 तरीके से थे, ठीक है, इन 2 वेज। सबसे पहले तो जो न्यू कंट्रीज हैं उन्होंने क्या फेस्ड किया? प्रोस्पेक्ट ऑफ मिलिट्री कन्फ्लिक्ट विद नेबरिंग कंट्रीज। मतलब कि नेबरिंग कंट्रीज से जो प्रोस्पेक्ट्स हैं मिलिट्री कन्फ्लिक्ट के, एक तो ये इन्होंने फेस किया। फॉर अनदर, उन्हें किस चीज के लिए भी टेंशन थी या वरीड थे? अबाउट इंटरनल मिलिट्री कन्फ्लिक्ट, मतलब अंदर ही मिलिट्री कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो ये कंट्री फेस कर रही थी थ्रेट आउटसाइड से ही नहीं, बट अपने नेबर्स से और अपनी कंट्री के अंदर भी। बहुत सारी जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी उन्हें कैसे डर, मतलब केम टू फियर देयर नेबर्स इवन मोर देन दे फियर्ड द यूएस और सोवियत यूनियन और द फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, ठीक है, इन्हें जितना डर यूएस से नहीं था, सोवियत यूनियन से नहीं था, या फॉर्मर कॉलोनियल पावर से नहीं था, जैसे यूरोपियन पावर्स की कॉलोनी थी, उससे कहीं ज्यादा डर इनको अपने नेबर से था। मतलब क्या हुआ? देखो ऑब्वियस है ना। मान लो अब ये यहाँ पे ये कंट्रीज क्या हो गई, यहाँ पे इन्हें इंडिपेंडेंस मिल गई। अब यहाँ पे कौन खड़े हुए हैं? यूएस है, सोवियत यूनियन है, या फिर सोवियत यूनियन हो गया, या फिर कॉलोनियल पावर्स हो गई। अब इनको अटैक करने के लिए सबसे पहले कौन आ सकता है? इनके जो आसपास होंगे, ठीक है। यहीं पे कुछ इसी तरीके के फैक्टर्स हैं जिस वजह से ये इनसे तो नहीं डर रहे थे जितना ज्यादा इन तीनों से, उतना कहीं ज्यादा ये अपनी नेबर कंट्री से डर रहे थे। They quarreled over borders and territories or control of peace and people and populations or all of these simultaneously। ठीक है, किस चीज पे मतलब क्वेरल्ड कर रहे थे ये लोग? तो बॉर्डर्स पे, टेरिटरीज पे, पीपल के कंट्रोल पे या पॉपुलेशन पे, या फिर इन सारी चीजों को साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं ये लोग इस चीज पे क्वेरल्ड कर रहे थे। इंटरनली जो न्यू स्टेट्स थे ये क्या वरीड कर रहे थे? थ्रेट्स फ्रॉम सेपरेटिस्ट मूवमेंट विच वांटेड टू फॉर्म इंडिपेंडेंट कंट्रीज। मतलब कि यहाँ पे अब ये कह रहे हैं जो न्यू स्टेट्स हैं, ठीक है, अब इन्हें किस चीज का डर होगा? कि यहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट होते हैं, जिन्हें इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए वो वहां पे भी लड़ सकते हैं, कुछ मूवमेंट कर सकते हैं। समटाइम्स एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स क्या हो जाते हैं? मर्ज्ड हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं। नेबर कभी हेल्प कर देता है या इंस्टिगेट कर देता है इंटरनल सेपरेटिस्ट मूवमेंट को, जो लीड करता है 2 नेबरिंग कंट्रीज के बीच में लड़ाई झगड़ा। मान लो ऐसे कह रहे हैं कि ये कंट्री हो गई, एक ये कंट्री हो गई,
अब यहाँ पे इंटरनल थ्रेड चल रहा है इस एरिया में। अब ये नेबर है तो ये क्या करेगा, हेल्प करेगा या इंस्टिगेट कर देगा इन सेपरेटिस्ट मूवमेंट को। तो इनको इन्होंने हेल्प कर दी, तो इससे क्या हो सकता है, इधर पे भी टेंशन हो सकती है दो नेबर कंट्रीज के बीच में, टू नेबरिंग कंट्रीज के बीच में। देखो यहाँ पे जब आपके क्वेश्चंस आएंगे ना कि दो नेबरिंग कंट्रीज के बीच में कैसे क्रिएट हो सकते हैं, विद इन द बॉर्डर कैसे क्रिएट हो सकते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स आप लिख सकते हैं। बहुत बहुत ऑब्वियस, एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू ही समझिए तो बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, जो इंटरनल वॉर्स हैं नाउ मेक अप मोर देन 95% ऑफ ऑल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स फॉट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और इस बेसिस पे ये देखा गया कि जो इंटरनल वॉर है वो एटलीस्ट 95% है, जितने भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें से 95% इंटरनल वॉर्स हैं किसी भी जगह पे लड़ने के लिए पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, 1946 और 1991 में 12-fold राइज था नंबर ऑफ सिविल वॉर्स में, द ग्रेटेस्ट जंप इन 200 ईयर। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 1946 से अगर 1991 के बीच में देखा जाए तो कितना प्रतिशत, मतलब कितना परसेंट राइज हुआ है, एक तरीके से 12-fold राइज यहाँ पे बात कर रहे हैं। सिविल वॉर्स के नंबर्स की बात हो रही है, जो कि ग्रेटेस्ट जंप था 2200 साल में, मतलब 200 इयर्स में। ठीक है, और अगर हम इंटरनल वॉर की या फिर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें तो कितने ज्यादा हो गए थे इंटरनल वॉर में, नाउ मेकअप मोर देन 95% ऑफ ऑल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, सो न्यू स्टेट्स के लिए एक्सटर्नल वॉर्स विद नेबर्स एंड इंटरनल वॉर्स पोज्ड अ सीरियस चैलेंज टू देयर सिक्योरिटी। इसलिए जो नए स्टेट्स थे उनके लिए एक्सटर्नल वॉर नेबर्स के साथ और इंटरनल वॉर्स जो थे एक तरीके से सीरियस चैलेंज हो गए थे उनकी सिक्योरिटी के लिए। अब बात आती है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और कोऑपरेशन क्या है। देखो, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में एक रिकॉग्निशन होता है कि जो कोऑपरेशन हो इन लिमिटिंग वायलेंस इज पॉसिबल। समझो फिर से, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में देयर इज अ रिकॉग्निशन दैट कोऑपरेशन इन लिमिटिंग वायलेंस इज पॉसिबल, मतलब कि वायलेंस को लिमिट करने के लिए कोऑपरेशन अगर किया जाए तो ये पॉसिबल है। ठीक है, जो लिमिट्स हैं रिलेट करती हैं एंड्स से भी और मीन्स से भी वॉर के। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया था कि जो कंट्रीज है वो क्या करें, शुड ओनली गो टू वॉर फॉर द राइट रीजंस। मतलब कि अगर आपके पास राइट रीजन है तभी आप जाइए वॉर के लिए, युद्ध करने के लिए, प्राइमरली सेल्फ डिफेंस के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए अदर पीपल को फ्रॉम जीनोसाइड। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे ये ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और कोऑपरेशन के साथ की बात कर रहे हैं। और फिर उन्होंने क्या कहा कि वॉर मस्ट ऑल्सो बी लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ द मीन्स दैट आर यूज्ड। वॉर यहाँ पे ये कह रहे हैं वॉर मस्ट ऑल्सो बी लिमिटेड। लिमिटेड कैसे किए जाए, वॉर लिमिट भी किए जाए इन टर्म्स ऑफ द मीन्स दैट आर यूज्ड। आर्मी जो है वो क्या करें, अवॉइड करे किलिंग या हर्टिंग नॉन कॉम्बिटेंट्स एज वेल एज अनआर्म्ड एंड सरेंडिंग कॉम्बिटेंट्स। ठीक है, दे शुड नॉट बी एक्सेसिवली वायलेंट। जो आर्मी है वो बहुत ज्यादा वायलेंट नहीं हो, किलिंग और हर्टिंग को अवॉइड किया जाए, जो नॉन कॉम्बिटेंट्स हैं और जो अनआर्म्ड भी हैं और सरेंडरिंग कॉम्बिटेंट्स है, इन सभी लोगों को। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई सरेंडर कर भी रहा है तब भी आप मारते ही जा रहे हैं लोगों को, ये ना करें। एक्सेसिवली जो वायलेंस है उसको कहीं ना कहीं तक लिमिट करें। और जो फोर्स है, फोर्स मस्ट इन एनी केस बी यूज्ड ओनली आफ्टर ऑल द अल्टरनेटिव्स हैव फेल्ड। मतलब ये नहीं है कि आप आए युद्ध करने के लिए और एकदम से लड़ाई झगड़ा करने लगे। आप बताइए, जैसे कि दो भाई बहनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसा ऑब्वियस है जनरल सबके यहाँ पे ही होता होगा, नहीं होता होगा तो भी ठीक है, समझ लो। तो क्या होता है, नॉर्मल पहले बातें करेंगे, फिर थोड़ा तेज बोलने लगेंगे या झगड़ा करने लगेंगे, लास्ट में जाके क्या करते हैं, फिर मारा पीटी होने लगती है। ठीक तरीके से वो यही यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं कि एकदम से जाके लड़ाई झगड़ा ना करें, वॉर नहीं करें, अटैक नहीं करते। जब कोई भी अल्टरनेटिव ना बचे
पहले शांति की बात करें कि ठीक है मारा पीटी नहीं करेंगे, अभी झगड़ा नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और फिर यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि जब सारे अल्टरनेटिव खत्म हो जाए उसके बाद आप किस केस पे मतलब फोर्स उस टाइम पे यूज किया जाए। फोर्स मस्ट इन एनी केस बी यूज्ड ओनली आफ्टर ऑल द अल्टरनेटिव्स हैव फेल्ड। ट्रेडिशनल व्यूज ऑफ सिक्योरिटी जो है डू नॉट रूल आउट अदर फॉर्म्स ऑफ कॉपरेशन एज वेल, मतलब जो अदर फॉर्म्स ऑफ कॉपरेशन है उन्हें रूल आउट नहीं करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिसआर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये इनमें से है, ठीक है। और जो डिसआर्मामेंट है ये क्या रिक्वायर करता है कि सारे ही स्टेट्स गिव अप कर दें और जितने भी वेपन्स और हथियार इनके पास हैं उसे क्या कर दें, फेंक दें नीचे। ऐसे कहते हैं ना कि अपने हथियार फेंक दो, इस तरीके से यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डिसआर्मामेंट कब होगा कि ऑल स्टेट गिव अप करें सर्टेन काइंड्स ऑफ वेपन्स को। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल समझो, 1972 में बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन होती है BWC, और 1992 में केमिकल वेपन्स कन्वेंशन होता है CWC, और ये बैन कर देते हैं प्रोडक्शन एंड पोजेशन ऑफ दीज वेपन्स। एग्जाम्पल ना, पहले डेफिनेशन समझ लो, मीनिंग समझ लो, फैक्टर समझ लो, उसके बाद एग्जाम्पल लोगे तो ज्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 1972 में जब BWC होती है, मतलब बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, 1992 में जब CWC होती है, दैट इज केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, तो ये बैन कर देते हैं इस तरीके के वेपन्स का प्रोडक्शन और पोजेशन। मोर देन 155 स्टेट्स असीड करते हैं BWC को और 181 स्टेट्स असीड करते हैं CWC को। दोनों ही कन्वेंशंस क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं सारी ही ग्रेट पावर्स को, बट सुपर पावर्स सोवियत यूनियन और यूएस मतलब नहीं चाहते थे, क्या, डिड नॉट वांट टू गिव अप द थर्ड टाइप ऑफ वेपन्स, थर्ड टाइप ऑफ वेपन्स को ये गिव अप नहीं करना चाहते थे ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, नेमली न्यूक्लियर वेपन्स, सो दे परस्यूड आर्म्स कंट्रोल, इसलिए क्या परस्यू कर लेते हैं, आर्म्स कंट्रोल को। आर्म्स कंट्रोल जो था रेगुलेट करता है एक्विजिशन या डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स को, ठीक है। अब एक ट्रीटी होती है यहाँ पे 1972 में, जिस ट्रीटी का नाम था एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ABM ट्रीटी। ये क्या करता है, ये स्टॉप मतलब ट्राई करता है, सिर्फ ट्राई करता है, क्या स्टॉप करता है यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन को बैलिस्टिक मिसाइल्स के यूज करने के लिए एज अ डिफेंसिव शील्ड टू लॉन्च अ न्यूक्लियर अटैक। लेकिन ये दोनों कंट्रीज को अलाउ करता है टू डिप्लॉय अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डिफेंसिव सिस्टम्स, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ डिफेंसिव सिस्टम्स आप डिप्लॉय करें, और स्टॉप करता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ दोज सिस्टम्स। तो ये थी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। अगर क्वेश्चन आ जाए तो कब हुई है, 1972 में। क्यों हुई थी, ट्राई टू स्टॉप द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन, किस चीज से लिए के लिए, यूजिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स को यूज करना डिफेंसिव शील्ड के लिए, एज अ डिफेंसिव शील्ड टू लॉन्च अ न्यूक्लियर अटैक, जिसके थ्रू क्या करेंगे, न्यूक्लियर अटैक लॉन्च करेंगे, ठीक है। फिर भी ये कहते हैं कि आप लिमिटेड लेवल पे कुछ ना कुछ जो प्रोडक्शन है उन्हें स्टॉप करें, डिफेंसिव सिस्टम्स को। अब चैप्टर 1 में जो हम यूएस और सोवियत यूनियन के काफी सारे आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज देखते हैं, जिसमें स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी है, सॉल्ट 2 है, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी है, दैट इज स्टार्ट है। अभी कोल्ड वॉर हमने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ना था, तो इसलिए ये जो हमने फर्स्ट चैप्टर बाइपोलैरिटी पढ़ा है उसमें कुछ ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया हुआ है। ट्रीटीज हमने डिस्कस नहीं की है क्योंकि अब इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फिर भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो अब देखो, अब हम आते हैं एनपीटी पे। एनपीटी क्या है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है, 1968 की है। ये क्या थी, आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी थी, इन द सेंस कि इसने रेगुलेट किया एक्विजिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। दोज कंट्रीज दैट हैड tasted and manufactured nuclear weapons before 1967 were allowed to keep their weapons, and those that had not done so were to give up the right to acquire them. इतनी शानदार ट्रीटी यहाँ पे हुई है। यहाँ पे ये ट्रीटी एनपीटी जिसे कहते हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन
प्रोलिफरेशन ट्रीटी थी 1968 में, ये आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी थी। इन द सेंस इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियर वेपन्स का एक्विजिशन करा। जो इन कंट्री ने 1967 से पहले टेस्ट कर लिए थे, मैन्युफैक्चर कर लिए थे न्यूक्लियर वेपन्स, उन्हें अलाउ किया कि अपने वेपन्स को वो रखें, लेकिन जिन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया उन्हें क्या करना था, एक्वायर करना था उनसे। एनपीटी ने अबॉलिश नहीं किया न्यूक्लियर वेपन, रेदर इसने लिमिट किया नंबर ऑफ कंट्रीज को कि बहुत कम कंट्रीज ही न्यूक्लियर वेपन्स रख सकती हैं, जिन्होंने 1967 के पहले मैन्युफैक्चरिंग की है। अगर उसके बाद की है तो फिर हम उनसे एक्वायर कर लेंगे। जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है यहाँ पे एक्सेप्ट करती है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को एज अ मींस ऑफ अवॉइडिंग वायलेंस। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि अगर वायलेंस को अवॉइड करना है तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को एक्सेप्ट करें। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्या है? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंट्री शेयर करते हैं आइडियाज और इंफॉर्मेशन, किसके साथ? उनके राइवल्स के साथ। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। इस तरीके से एक दूसरे को अपनी मिलिट्री इंटेंशंस के बारे में बताते हैं और अप टू अ पॉइंट, कुछ पॉइंट तक मिलिट्री प्लान्स के बारे में भी बताते हैं अपने राइवल्स को। ठीक है, ये क्या है, एक तरीका क्यों बता रहे हैं भैया, मिलिट्री एक्शंस, अपने प्लान्स क्यों बता रहे हैं अपने राइवल्स को? तो ये एक वे ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग है, मतलब कि वो एक सरप्राइज अटैक नहीं करने वाले हैं, मिलिट्री प्लान्स बता देते हैं कि हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो गया कि ठीक है, एक देश को संतुष्टि हो गई कि हाँ अभी ये हमारे ऊपर सरप्राइज अटैक नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए ऐसे कह रहे हैं कि ये वे ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग है कि हम आपके ऊपर कोई भी सरप्राइज अटैक नहीं करेंगे। एक दूसरे को वो ये भी बताते हैं काइंड ऑफ फोर्सेस वो पजेस करेंगे, कौन सी काइंड ऑफ फोर्सेस पजेस करेंगे, और शेयर करेंगे इंफॉर्मेशन कि क्या वो जो फोर्सेस हैं वो डिप्लॉयड की जाएंगी, वेयर दोस फोर्सेस आर डिप्लॉयड, कहाँ पे हम ये फोर्सेस को लगाने वाले हैं, सारी चीजें ही बताएंगे। इन शॉर्ट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसे डिजाइन किया गया है राइवल्स को इंश्योर करने के लिए, designed to ensure that rivals do not go to war through misunderstanding और misperception। अगर आ जाए कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोसेस क्या है, एक्चुअल में क्या है, तो यहाँ पे हमें ये नहीं बताना है कि मिलिट्री एक्शन और प्लान्स को हम बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं बताना है। यहाँ पे आपको ये बताना है, ये डिजाइन की गई है ये इंश्योर करने के लिए कि जो आपके राइवल्स हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसपरसेप्शन के बेसिस पे वॉर करने के लिए नहीं आएंगे। ठीक है, ओवरऑल जो ट्रेडिशनल कंसेप्शंस हैं सिक्योरिटी के, ये प्रिंसिपली कंसर्न है विद द यूज और थ्रेट ऑफ यूज या फिर ऑफ मिलिट्री फोर्स। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में जो फोर्स है प्रिंसिपल थ्रेट है, इज बोथ द प्रिंसिपल थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड द प्रिंसिपल मींस ऑफ अचीविंग सिक्योरिटी। मतलब कि एक प्रिंसिपल थ्रेट भी है, फोर्स इसमें बोथ है, कैसे कि पहला सिक्योरिटी के लिए और मींस ऑफ अचीविंग सिक्योरिटी के लिए भी। तो क्लियर हुआ यहाँ पे कि जो ट्रेडिशनल कंसेप्शन है या तो फिर यूज या फिर थ्रेट ऑफ यूज, किसका? मिलिट्री फोर्स का, ये कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करेंगे नॉन ट्रेडिशनल नोशन की, कि क्या है नॉन ट्रेडिशनल नोशन, क्या ये भी मिलिट्री फोर्स के बारे में ही बात करता है, थ्रेट की, या फिर कुछ और? तो देखो डिस्कस करेंगे नॉन ट्रेडिशनल नोशन। तो जो नॉन ट्रेडिशनल नोशंस हैं सिक्योरिटी के, ये किसके बियॉन्ड जा रहे हैं? मिलिट्री थ्रेट्स के, गो बियॉन्ड मिलिट्री थ्रेट्स। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है, किस चीज के लिए जा रहे हैं ये? टू इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ थ्रेट्स, ताकि वाइड रेंज ऑफ थ्रेट्स को इंक्लूड कर सके, और डेंजर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं कंडीशंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस को। बात सिक्योरिटी की हो रही है। सिक्योरिटी मतलब यही नहीं सिर्फ कि मिलिट्री थ्रेट्स है, और भी ऐसे थ्रेट्स हो सकते हैं जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस को क्या करें, कुछ ना कुछ तरीके से हार्म करें या अफेक्ट करें। इसलिए जो नॉन ट्रेडिशनल नोशन है ये किसके बियॉन्ड जाता है? बियॉन्ड द मिलिट्री थ्रेट्स, टू इंक्लूड, क्या इंक्लूड करने के लिए? वाइड रेंज ऑफ थ्रेट्स या डेंजर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं कंडीशंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं? दे बिगिन बाय क्वेश्चनिंग द ट्रेडिशनल रेफरेंट ऑफ सिक्योरिटी, जो निर्देशीय शक्ति कहते हैं एक तरीके से रेफरेंट को। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल रेफरेंट क्या है सिक्योरिटी का? अब देखो, इन डूइंग सो दे आल्सो क्वेश्चन द अदर थ्री एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी। यहाँ पे अब ये अदर थ्री एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी को भी क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन करते हैं। तो कौन से हैं?
सबसे पहले पूछ रहे हैं व्हाट इज बीइंग सिक्योर। एक्चुअल में सिक्योर क्या करना है? ह्यूमन लाइफ को, रिसोर्सेज को, गवर्नमेंट को, नेशन को, कंट्री को, वही वो पूछ रहे हैं व्हाट इज बीइंग सिक्योर। फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट्स एंड द अप्रोच टू सिक्योरिटी, किस तरीके के थ्रेट्स से और क्या होगी अप्रोच सिक्योरिटी के लिए। जब हम कह रहे हैं वर्ड रिफरेंट, तो रिफरेंट का मतलब है सिक्योरिटी फॉर हु, किसके लिए सिक्योरिटी। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंसेप्शन में रिफरेंट एक ऐसा स्टेट है with its territory and governing institutions. The referent is the state. यहाँ पे referent ट्रेडिशनल कॉन्सेप्शन में क्या है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंसेप्शन में टेरिटरी या गवर्निंग इंस्टीट्यूट्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे रिफरेंट के मतलब है कि सिक्योरिटी फॉर हु, किसके लिए सिक्योरिटी। नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्शंस में जो रिफरेंट है वो एक्सपेंड हो गया है, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी फॉर हु, तो जो प्रोपोनेंट्स हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के, ये रिप्लाई करते हैं नॉट जस्ट द स्टेट बट ऑल्सो इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज और इंडीड ऑल ऑफ ह्यूमन काइंड, ठीक है। काफी अच्छी लाइन बन गई है, इसे हटा देते हैं, देखो टिक कर लेते हैं। नॉट जस्ट द स्टेट, सिर्फ स्टेट की ही सिक्योरिटी नहीं, इंडिविजुअल की भी सिक्योरिटी, एक कम्युनिटी की भी सिक्योरिटी, और इंडीड सारे ह्यूमन काइंड की, ऑल ऑफ ह्यूमन काइंड, ये है सिक्योरिटी, ठीक है। नॉन ट्रेडिशनल व्यूज ऑफ सिक्योरिटी को हम कहते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी या ग्लोबल सिक्योरिटी। अब क्वेश्चन अगर आ जाए कि ग्लोबल सिक्योरिटी नोशन समझाइए या ह्यूमन सिक्योरिटी नोशन समझाइए, तो कुछ नहीं करना है, यही नॉन ट्रेडिशनल वाले ही कॉन्सेप्शन से समझाने हैं। ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है? ह्यूमन सिक्योरिटी वही है प्रोटेक्शन ऑफ पीपल मोर देन द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट्स। मतलब कि जितना हमें स्टेट्स का प्रोटेक्शन नहीं करना है, उससे कहीं ज्यादा किसका मतलब प्रोटेक्शन करना है, पीपल का, लोगों का, ठीक है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन आ जाए कि ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है, तो ये आ गया, ठीक है। ह्यूमन सिक्योरिटी और स्टेट सिक्योरिटी है जो है वो शुड बी एंड ऑफन आर द सेम थिंग। सेम थिंग ही होगी ना, स्टेट की अगर सिक्योरिटी कर रहे हैं मतलब वहां के लोगों की, और लोगों की कर रहे हैं मतलब कि पूरी स्टेट की। बट सिक्योर स्टेट्स का ऑटोमेटिकली मीन ये नहीं हो जाता है कि लोगों को सिक्योर कर रहे हैं। एक्चुअली में अगर हम बात करें, क्योंकि किसी स्टेट को सिक्योर कर रहे हैं तो फोकस सिर्फ वहां के मैन पावर पे या मैन पे नहीं किया जाएगा, ह्यूमन पे नहीं किया जाएगा। बहुत सारे रिसोर्सेज है, किसी को भी सिक्योर कर सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर इस सिक्योर कर रहे हैं स्टेट को, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये नहीं है कि पीपल को सिक्योर कर रहे हैं। लेकिन लोगों को प्रोटेक्ट करना, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना फॉरेन अटैक से, ये नेसेसरी कंडीशन है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, बट इट इज सर्टेनली नॉट अ सफिशिएंट वन। बट ये सफिशिएंट नहीं है। क्या नहीं है? सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना फॉरेन अटैक से, ये नेसेसरी कंडीशन हो सकती है हर एक इंडिविजुअल की सिक्योरिटी बचाने के लिए, लेकिन सर्टेनली ये सफिशिएंट नहीं है एक तरीके से। इंडीड लास्ट 100 years की अगर हम बात करें तो मोर पीपल हैव बीन किल्ड, बहुत ज्यादा लोग मारे गए उनकी ही गवर्नमेंट के द्वारा देन बाय फॉरेन आर्मीज। मतलब इसका ये नहीं है कि फॉरेन अटैक जो हो रहे हैं तो उससे आपने अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट कर लिया तो सब कुछ सही हो गया। 100 years 100 सालों में देखा गया है, लास्ट 100 सालों में ये देखा गया है कि उन्हीं की गवर्नमेंट ने उन्हें मारा है रेदर देन बाय फॉरेन आर्मीज। जितने भी प्रोपोनेंट्स हैं ह्यूमन सिक्योरिटी के, ये एग्री करते हैं कि इनका जो प्राइमरी गोल है वो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। हाउएवर कुछ डिफरेंसेस हैं, प्रिसाइजली क्या क्रिएट कर रहा है इंडिविजुअल्स को जिससे हम उन्हें प्रोटेक्ट करें। जो प्रोपोनेंट्स हैं नैरो, द प्रोपोनेंट्स ऑफ द नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, ये फोकस करता है वायलेंट थ्रेट्स पे, इंडिविजुअल पे। जैसे कि फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान ने क्या कहा था, द प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स फ्रॉम इंटरनल वायलेंस, ठीक है। कुछ ये भी आप लोग कोट्स ना ये यूज कर सकते हैं, इन लोग के स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में, बस इनको थोड़ा अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो हटाई देते हैं। अब समझो,
प्रोपोनेंट्स अगर ब्रॉड कॉन्सेप्ट की हम बात करें ह्यूमन सिक्योरिटी की, तो ये आर्ग्यू करते हैं जो 3 एजेंडा है ये इंक्लूड करे हंगर को भी, डिसीज को भी, नेचुरल डिजास्टर्स को भी, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं लोगों को मार देती है। भूख है, बीमारी है, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, उससे भी हम सुनते हैं कि लोग मारे गए, ठीक है ना, वॉर के कंपैरिजन में, जीनोसाइड, टेररिज्म कंबाइन में। तो अब 2 कॉन्सेप्ट समझ में आए ह्यूमन सिक्योरिटी के। क्वेश्चन अगर आ जाए व्हाट आर द 2 प्रोपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन सिक्योरिटी, या फिर कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी के प्रोपोनेंट्स कौन से, तो सबसे पहला है प्रोपोनेंट्स ऑफ द नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। इसमें सिर्फ क्या इंक्लूड किया है, फोकस ऑन वायलेंट थ्रेट्स टू इंडिविजुअल्स, वायलेंट थ्रेट्स जो इंडिविजुअल्स का उस पे फोकस करना, जिसके लिए यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान ने कहा था कि जो प्रोटेक्शन है कम्युनिस्ट का और इंडिविजुअल्स का, कहां से, इंटरनल वायलेंस से। बट वहीं अगर हम ब्रॉड कॉन्सेप्ट की बात करें तो ह्यूमन सिक्योरिटी आर्ग्यू करता है कि द 3 एजेंडा शुड इंक्लूड ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, आर्ग्यू दैट द 3 एजेंडा शुड इंक्लूड, यहाँ पे इंक्लूड किया जाना चाहिए क्या, हंगर, डिसीज, नेचुरल डिजास्टर, क्योंकि ये भी लोगों को मारते हैं वॉर के कंपैरिजन में, जिनोसाइड और टेररिज्म कंबाइन के कंपैरिजन में। ह्यूमन सिक्योरिटी पॉलिसी जो है ये आर्ग्यू करती है, दे आर्ग्यू should protect people from these threats as well as from violence. वायलेंस के साथ साथ आप इस पे भी, इन सारी चीजों पे भी फोकस करके प्रोटेक्ट करें लोगों को। ब्रॉडेस्ट फॉर्मुलेशन में ह्यूमन सिक्योरिटी एजेंडा एनकम्पासेस करता है इकोनॉमिक सिक्योरिटी को भी एंड थ्रेट्स टू ह्यूमन डिग्निटी को भी। समझो, नैरो कॉन्सेप्ट में सिर्फ टेररिज्म, मिलिट्री, जिनोसाइड ये सारी बात कर रहे हैं, बट अगर हम ब्रॉड कॉन्सेप्ट में बात करें तो हम वो हर एक फैक्टर की बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं ह्यूमन को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, क्रिएट कर रहा है। पुट डिफरेंटली, जो ब्रॉडेस्ट फॉर्मुलेशन है स्ट्रेसेस व्हाट हैज बीन कॉल्ड फ्रीडम फ्रॉम वांट एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर रिस्पेक्टिवली। जो ब्रॉडेस्ट फॉर्मुलेशन है, फॉर्मुलेशन स्ट्रेस करता है किस चीज को, किसे फ्रीडम फ्रॉम वांट कहा जाए और फ्रीडम फ्रॉम फियर। जो आइडिया है ग्लोबल सिक्योरिटी का, ये इमर्ज हुआ था 1990s में, किस बेसिस पे, इन रिस्पॉन्ड टू ग्लोबल नेचर ऑफ थ्रेट्स, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग चल रहा था, इंटरनेशनल टेररिज्म था, हेल्थ एपिडेमिक्स थी जैसे कि एड्स है, बर्ड फ्लू है एंड सो ऑन। तो जो ग्लोबल सिक्योरिटी का आइडिया इमर्ज हुआ वो इन्हीं सारी चीजों के रिस्पॉन्स में हुआ कि ग्लोबल सिक्योरिटी पे ध्यान दिया जाए। जहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी, इंटरनल टेररिज्म था, इंटरनेशनल टेररिज्म था, हेल्थ एपिडेमिक्स थे जिसमें एड्स और बर्ड फ्लू इतनी काफी ज्यादा डिसीजेस थी, और कोई भी कंट्री इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर सकती है अकेले, अलोन। अगर हम बात करें कोविड की, तो क्या कोई एक कंट्री अच्छे से इसको पूरी तरीके से हटा सकती थी? बिल्कुल नहीं। सभी कंबाइंड मतलब एक्शन के साथ, वर्क के साथ ये सारी चीजों को इरेडिकेट कर सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में one country may have to disproportionately bear the brunt of a global problem such as environmental degradation, ठीक है। अगर बात करें कुछ सिचुएशंस में, तो फिर कंट्री क्या कर सकती है, डिस्प्रोपोर्शनेटली, मतलब प्रोपोर्शन वे में नहीं, डिस्प्रोपोर्शनेटली बियर करेगी ब्रंट ऑफ अ ग्लोबल प्रॉब्लम, जैसे कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर हम देखें तो सी लेवल का राइज कितना हुआ, 1.5 से 2.0 मीटर। इसकी वजह से बांग्लादेश में 20% फ्लड, मतलब इतने एरिया में आ गया, inundate most of the Maldives and threaten nearly half of the population of Thailand। मतलब यहाँ पे इन्होंने ये कहा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कितना राइज हुआ सी लेवल में, 1.5 से 2.0 मीटर्स, ठीक है। अब ये जो सी लेवल राइज हुआ इसकी वजह से कहाँ पे फ्लड आया, सबसे ज्यादा बाढ़ तो 20% आई बांग्लादेश में, ठीक है। अब ऐसे समझो, फिर से देखो, 20% कहाँ पे आई, बांग्लादेश में, और इनंडेट किया सबसे मतलब, और फिर कुछ एरिया मालदीव्स के भी यहाँ पे बाढ़ से ग्रस्त हुए, और हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ थाईलैंड, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है ग्लोबल है नेचर में, तो जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है वो वाइटल है,
क्योंकि अगर नहीं होगा फिर भी यहाँ पे ये डिफिकल्ट है अचीव करने के लिए। अब नॉन सोर्स ऑफ थ्रेट्स की अगर हम बात करें तो जो नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्शंस हैं, चाहे ह्यूमन सिक्योरिटी हो या ग्लोबल सिक्योरिटी हो, ये फोकस करते हैं चेंजिंग नेचर्स ऑफ द थ्रेट्स टू सिक्योरिटी पर। कुछ थ्रेट्स हम देखेंगे, जैसे कि अगर हम बात करें टेररिज्म की, ठीक है, तो ये पॉलिटिकल वायलेंस है जो टारगेट करता है सिविलियंस को डेलिबरेटली एंड इनडिस्क्रिमिनेटली। फिर इंटरनेशनल टेररिज्म इन्वॉल्व करता है सिटीजन्स को या टेरिटरी ऑफ मोर देन वन कंट्री को। टेररिस्ट ग्रुप क्या करते हैं, चेंज करना चाहते हैं पॉलिटिकल कंटेक्स्ट या कंडीशन को, जो कि वो नहीं चाह रहे हैं, दैट दे डू नॉट लाइक बाय फोर्स और थ्रेट ऑफ फोर्स। क्लियर हुआ ये ग्रुप्स, टेररिस्ट ग्रुप्स वाला। अब देखो जो क्लासिक केसेस हैं टेररिज्म के, जैसे कि हाईजैकिंग ऑफ प्लेन्स और प्लांटिंग बॉम्ब्स इन ट्रेन, देखा होगा, सुना होगा, काफी बार सुनने में आता है कि हाईजैक कर लिया गया है प्लेन, बॉम्ब लगा दिया गया है ट्रेन में, ठीक है। कुछ मूवीज भी इस पे बनी हुई हैं, अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं आप लोग। कैफ्स, मार्केट्स एंड अदर क्राउडेड प्लेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से बॉम्ब की जो बात सुनते हैं कैफेज में, मार्केट्स में एंड अदर क्राउडेड प्लेसेस में, ठीक है। सिंस 11 सितंबर 2001 में जब टेररिस्ट अटैक हुआ, टेररिस्ट ने अटैक किया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका पर, तो अदर गवर्नमेंट्स और पब्लिक ने पे किया मोर अटेंशन टेररिज्म पे, दो टेररिज्म इटसेल्फ इज नॉट न्यू, मतलब कि एक तरीके से न्यू तो नहीं था, बट यहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने अटैक किया उसके बाद काफी ज्यादा अटेंशन दिया गया। पास्ट में बहुत ज्यादा जो टेरर अटैक्स थे वो ऑकर्ड हुए थे मिडिल ईस्ट, यूरोप, लैटिन अमेरिका और साउथ एशिया में। ह्यूमन राइट्स अब 3 टाइप्स में क्लासिफाई हुए थे। फर्स्ट टाइप है पॉलिटिकल राइट्स, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है एंड असेंबली है। सेकंड टाइप है इकोनॉमिक और सोशल राइट्स भी है, और जो थर्ड टाइप है वो है राइट ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल और एथनिक एंड इंडिजीनियस माइनॉरिटीज, ठीक है। वाइल यहाँ पे ब्रॉड एग्रीमेंट है इस क्लासिफिकेशन पे, बट देयर इज नो एग्रीमेंट, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि विच सेट ऑफ राइट्स कंसिडर्ड किए जाएंगे यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, और ये भी नहीं किया गया कि कौन से इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड डू, मतलब करेगी व्हेन राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, मतलब कि नॉर व्हाट द इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड डू। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या करना चाहिए अगर ये राइट्स वायलेट करें, ये भी नहीं कहीं ना कहीं तक एग्रीमेंट हुआ इस चीज पे, और ना ही ये क्लासिफाई किया गया कि कौन से सेट ऑफ राइट्स को यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स कंसीडर किया जाएगा। 1990s में डेवलपमेंट्स, जैसे कि इराक इन्वेशन हुआ, इराक इन्वेशन ऑफ कुवैत, genocide in Rwanda and the Indonesian military's killing of people in the East Timor have led to a debate on whether or not the UN should intervene to stop human rights abuse। तो ये जितने भी सारी चीजें हुई एक तरीके से, तो इसके बाद क्वेश्चंस उठने लगे कि क्या यूएन को इंटरवेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ऐसे ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस को स्टॉप करने के लिए। There are those who argue that the UN Charter empowers the international community। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो आर्ग्यू करते हैं कि यूएन चार्टर एम्पावर करता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को टू टेक अप आर्म्स इन डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। आर्म्स को टेक अप कर ले, ये किसके डिफेंस में, ह्यूमन राइट्स के डिफेंस में। कुछ का आर्ग्यू करना है कि जो नेशनल इंटरेस्ट है पावरफुल स्टेट्स की, ये डिटरमाइन करेंगी which instances of human rights violations the UN will act upon। और अब फिर से वही बात आ गई कि यूएन बना के रखा हुआ है नाम के लिए, फिर इन्होंने यहाँ पे क्या कह दिया कि नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द पावरफुल स्टेट्स डिटरमाइन करेंगी कि कौन से इंस्टेंसेस पे ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस पे यूएन एक्ट करेगा। ग्लोबल पॉवर्टी की अगर हम बात करते हैं तो ये अनदर सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी है। वर्ल्ड पॉपुलेशन अब कितनी हो गई है, 760 करोड़, विल ग्रो टू नियरली 1000 करोड़ बाय द मिडिल ऑफ 21st सेंचुरी। हो गया होगा वैसे इतना तो, बट यहाँ पे बता रहे हैं कि 21वीं सदी के बीच में आते आते तक जो पॉपुलेशन 760 करोड़ है, 760 करोड़ है, वो कितनी आ जाएगी, 1000 करोड़। करेंटली हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ओकर करती है
6 कंट्रीज में, 6 कंट्रीज में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है। अगर हम बात करें 760 करोड़ की, तो इसमें से लगभग कितना हो जाएगा 350 और 380 करोड़ ऐसा समथिंग समझ सकते हैं, और बीच में आते आते तक 500 करोड़ सिर्फ 6 कंट्रीज में ऑकर करती हैं। और ये कौन सी कंट्रीज हैं, तो देख लो, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया। कुछ तो हमारे आसपास की हैं, तो समझो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और उसके बाद इंडोनेशिया, और एक और देख लो नाइजीरिया। यहाँ पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्रीज में पॉपुलेशन एक्सपेक्ट की जाती है, पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स। आने वाले 50 साल में ये जो पुअरेस्ट कंट्रीज में पॉपुलेशन है वो ट्रिपल हो जाएगी, 3 गुना ज्यादा हो जाएगी। और बहुत सी रिच कंट्रीज उस टाइम पे श्रिंकेज देखेंगे पॉपुलेशन में। हाई पर कैपिटा इनकम और लो पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम क्या, हाई, और पॉपुलेशन ग्रोथ क्या, लो। मेक रिच स्टेट्स और रिच सोशल ग्रुप्स गेट रिचर, ये और ज्यादा रिच हो जाएंगे। और जो लो इनकम और हाई पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, अब यहाँ पे एक ऐसा बना लो, पॉपुलेशन हाई, ठीक है, और इनकम कम, तो क्या होगा, जो पुअर होंगे वो और पुअरर हो जाएंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ reinforce each other to make poor states and poor groups get poorer। क्लियर हुआ। तो ऐसे करके एक बना लीजिएगा एरो, एक हाई लेवल पे जा रहा है और लो लेवल पे, और एक हाई पे जा रहा है, एक लो पे जा रहा है। यहाँ पे हाई पे इनकम जा रही है और पॉपुलेशन लो, तो यहाँ पे रिच जो है ये क्या हो जाएंगे, रिचर। और यहाँ पे इनकम, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इनकम कम हो रही है, तो पुअर क्या हो जाएंगे, और ज्यादा पुअरर। क्लियर हुआ। अब देखो, ग्लोबली ये जो डिस्पैरिटी है ये कंट्रीब्यूट करती है गैप बिटवीन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम साउथ की बात करें तो डिस्पैरिटीज और ज्यादा शार्पन्ड हो गई हैं, जैसे ही कुछ कंट्रीज ने मैनेज किया स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ को और रेज की इनकम, व्हाइल अदर्स हैव फेल्ड टू डू सो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे जो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हैं अब कहाँ पे हो रहे हैं, सब सहारन अफ्रीका में, ये भी पुअरेस्ट रीजन है वर्ल्ड का। इसी के टर्न में 21st सेंचुरी में बहुत सारे लोग क्या करेंगे, क्या यहाँ पे हुआ है, वर बीइंग किल्ड इन वॉर्स इन दिस रीजन देन इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंबाइंड। इस रीजन में इतने ज्यादा लोग मारे गए हैं कंपैरिजन वाइज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंबाइंड में। स्टेट्स जनरली सपोज करते हैं रेफ्यूजीज एक्सेप्ट करना, बट दे डू नॉट हैव टू एक्सेप्ट माइग्रेंट्स, लेकिन माइग्रेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि एक्सेप्ट कर लेंगे हम रेफ्यूजीज को, लेकिन एक्सेप्ट किसे नहीं करेंगे, माइग्रेंट्स को, मतलब जो अदर कंट्रीज से, अदर नेशन से हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। रेफ्यूजीज लीव कर देते हैं अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन, वैसे भी छोड़ देते हैं। पीपल हु हैव फ्लेड देयर होम्स बट रिमेन विद इन नेशनल बॉर्डर्स आर कॉल्ड इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। मतलब कि ऐसे समझो कि जो रिफ्यूजीज हैं वो अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग अपने घर से निकल जाते हैं बट विद इन नेशनल बॉर्डर्स रह रहे, नेशनल बॉर्डर जो है कंट्री की उसके आसपास रह रहे हैं, तो उन्हें इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल कहते हैं। अब अगर हम बात करें कश्मीरी पंडित्स की, तो कश्मीरी पंडित्स ने क्या किया, फ्लेड क्यों हुए ये, that fled the violence in the Kashmir Valley in the early 1990s, ये एग्जाम्पल है इंटरनली डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी के। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो उसमें देखा होगा कि वो वहां से अपनी मेन जगह से निकल के थोड़ा सा बाहर आके जगह पे रहने लगते हैं। तो इस तरीके से इन्हें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल का। और ये बात कब की है, 1990s की। वर्ल्ड रिफ्यूजी मैप टैली करता है ऑलमोस्ट परफेक्टली विद द वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स मैप, बिकॉज जो वॉर और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं साउथ में, वो मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज की वजह से यहाँ पे इनको मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज को इन्होंने जनरेट किया है, जो सीख कर रहे हैं सेफ हेवन। फ्रॉम 1990 टू 1995 70 स्टेट्स इन्वॉल्व थे 93 वॉर्स में, जिसने 55 लाख लोगों को मारा है। हम हर एक चैप्टर बहुत खुशी के साथ पढ़ते हैं, हंसी मजाक के साथ पढ़ते हैं, बट ये चैप्टर कुछ ऐसा है कि ये किस तरीके से बता रहा है कि लोग बाग खुद अपने ही जगह पे डरने के कारण,
कुछ माइग्रेंट्स हो जाते हैं, कुछ इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं और कहीं ना कहीं कुछ रेफ्यूजीज तक जनरेट हो जाते हैं। देखो ना, समझो इधर पे, बिकॉज वॉर्स एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द साउथ हैव जनरेटेड मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज सीकिंग सेफ हेवन। इसका रिजल्ट क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स और फैमिलीज हैं उस टाइम पे होल कम्युनिटीज को फोर्स किया जाता है माइग्रेट करने के लिए, because of generalized fear of violence or due to the destruction of livelihoods, identities and living environments। मतलब कि बहुत सारी फैमिलीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उस टाइम पे पूरी कम्युनिटी को क्या होता है, वो उन्हें फोर्स किया जाता है माइग्रेट करने के लिए। और कारण क्या होता है, एक वायलेंस का डर है, या तो फिर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा उनकी लाइवलीहुड्स का, जीनोसाइड हो जाता है, आइडेंटिटीज और लिविंग एनवायरनमेंट्स के कारण, ये सारी कारण की वजह से इन्हें फोर्स किया जाता है। अगर हम वॉर और रेफ्यूजी माइग्रेशन के रिलेशन को देखें तो ये हमें ये बताता है कि 1990s में ऑल बट 3 ऑफ द 60 रेफ्यूजीज क्या करते हैं, फ्लोज कोइंसाइडेड विद एन इंटरनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। हेल्थ एपिडेमिक्स की अब हम बात करें, जैसे कि HIV, एड्स, बर्ड फ्लू, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स, सुना ही होगा आप लोगों ने। तो ये रैपिडली अक्रॉस कंट्री स्प्रेड हो गया। कैसे, जैसे कि माइग्रेशन हुआ, बिजनेस हुआ, टूरिज्म हुआ, मिलिट्री ऑपरेशंस हुए, तो इससे क्या हुआ, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गए लोग बाग, तो इस वजह से कुछ ना कुछ तरीके से ये डिसीजेस भी स्प्रेड हुई। किसी कंट्री की सक्सेस और फेलियर किस चीज पे डिपेंड करती है, जब वो लिमिट करता है स्प्रेड ऑफ दीज डिसीजेस अफेक्ट इन्फेक्शंस इन अदर कंट्रीज। फिर से समझो, वन कंट्री सक्सेस और फेलियर इन लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ दीज डिसीजेस अफेक्ट्स इन्फेक्शंस इन अदर कंट्रीज। एक कंट्री की सक्सेस या फेलियर कैसे क्या होगी कि लिमिट करना ही है इस डिसीज को जो स्प्रेड हो रही है, अफेक्ट कर रही है इन्फेक्शंस इन अदर कंट्रीज। 2003 में एस्टिमेटेड 4 करोड़ पीपल इन्फेक्ट हुए HIV एड्स से वर्ल्ड वाइड, और 2/3 ऑफ देम अफ्रीका से थे और हाफ ऑफ द रेस्ट कहां से थे, इन साउथ एशिया। नॉर्थ अमेरिका और अदर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज में न्यू ड्रग थेरेपीज ड्रामेटिकली कम हो गई। किस चीज को कम कर दिया, लोअर कर दिया डेथ रेट को HIV एड्स से 1990s में। तो इन्होंने एक ये ड्रग थेरेपी लेके आए जिसके थ्रू डेथ रेट कम हुई। बट ये जो ट्रीटमेंट होते हैं वो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कि पुअर्स हेल्प, मतलब पुअर रीजन्स को हेल्प नहीं मिल पाती है। जैसे अफ्रीका है, तो यहाँ पे ये प्रूफ किया गया, यहाँ पे ये प्रूफ हुआ है टू बी अ मेजर फैक्टर इन ड्राइविंग द रीजन बैकवर्ड इनटू डीपर पॉवर्टी। पॉवर्टी कैसे, कि जो अच्छे नेशन है जिनके पास काफी अच्छा पैसा है, एक्सपेंसिव चीजों को बियर कर सकते हैं, तो ये इन्होंने डिसीज यहाँ से खत्म कर दी। बट वहीं अफ्रीका की अगर हम बात करें पुअर रीजन के एग्जाम्पल में, तो यहाँ से जब ये बियर ही नहीं कर सकते सारी चीजों को, तो ये प्रूफ होता है मेजर फैक्टर इन ड्राइविंग द रीजन बैकवर्ड इनटू डीपर पॉवर्टी। अब हम बात करेंगे एपिडेमिक्स की, कहाँ पे, एनिमल्स के इसमें। तो एपिडेमिक्स अमंग एनिमल्स हैव मेजर इकोनॉमिक एफर्ट्स। अगर एपिडेमिक्स एनिमल्स के बीच में आ गया तो यहाँ पे भी मेजर इकोनॉमिक इफेक्ट्स लगते हैं, क्योंकि हैव मेजर इकोनॉमिक इफेक्ट्स। सिंस 1990s में ब्रिटेन ने लॉस्ट किए बिलियन ऑफ डॉलर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग एन आउटब्रेक ऑफ द मैड काउ डिसीज and blood flu shut down supplies of poultry exports from several Asian countries। ऐसे एपिडेमिक्स क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स, मेकिंग देयर बॉर्डर्स लेस मीनिंगफुल देन इन द पास्ट, और एम्फसाइज करते हैं नीड फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। जो एक्सपेंशन है कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी का, इसका मतलब ये नहीं है, does not mean that we can include any kind of disease या distress हम include नहीं करेंगे सिक्योरिटी के एम्बिट में। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी का ये अपना कोहेरेंस लॉस्ट कर देगा, एवरीथिंग सिक्योरिटी इशू बन जाएगा। ठीक है, तो हर एक चीज को हम सिक्योरिटी इशू में इंक्लूड नहीं हो कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम को क्वालिफाई करना, देयरफॉर एन इशू must share a minimum common criterion of threatening the very existence of the referent, a state or group of people, though the precise nature of this threat may be different। मतलब कि
किसी भी चीज को, किसी भी मैटर को अगर सिक्योरिटी प्रॉब्लम बोलना है तो यहाँ पे कुछ चीजों को क्वालिफाई करना जरूरी है सिक्योरिटी प्रॉब्लम को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि जो इशू है वो शेयर क्या करे, मतलब यहाँ पे एक मिनिमम कॉमन क्राइटेरियन हो, जैसे कि थ्रेटनिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द रेफरेंट, मतलब स्टेट या ग्रुप ऑफ पीपल का तो थ्रेटन कर रहा है। दो जो प्रिसाइज नेचर है थ्रेट का, डिफरेंट नेचर है थ्रेट का, वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे मालदीव्स है, ये ग्लोबल वार्मिंग थ्रेटनिंग को फील करता है क्योंकि जो बिग पार्ट इसका टेरिटरी है वो सबमर्ज्ड है राइजिंग सी लेवल से। वेयर एज साउथर्न अफ्रीका में HIV एड्स ये पजेस करते हैं सीरियस थ्रेट्स, वन इन 6 एडल्ट्स हैज द डिसीज, मतलब 6 एडल्ट्स में से एक को ये डिसीज होती है। तो ये क्या हो गया 1 in 3 फॉर बोत्सवाना द वर्स्ट केस, और बोत्सवाना का कुछ केस इस तरीके से है। 1994 में एक सेकेंड, हाँ ठीक है, देखो 1994 में जो तुलसी ट्राइब थी, तुत्सी ट्राइब जो थी रवांडा में, इसने फेस किया थ्रेट टू इट्स एग्जिस्टेंस। नियरली 5 लाख पीपल जो इसके लोग थे, यहाँ पे 5 लाख लोग राइवल हुटू ट्राइब के थ्रू किल्ड कर दिए गए इन अ मैटर ऑफ वीक्स में, विद इन अ वीक्स में ही, ठीक है। मतलब एक मैटर ऑफ वीक्स था, कुछ चीजों की वजह से यहाँ पे ऐसा हुआ। तो ये बताता है कि जो नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्शंस है सिक्योरिटी के, जैसे ट्रेडिशनल कंसेप्शंस ऑफ सिक्योरिटी की तरह वेरी डिफरेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू लोकल कंटेक्स्ट। कहीं पे फ्लड प्रॉब्लम है तो कहीं पे ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम है, कहीं पे डिसीज प्रॉब्लम है तो कहीं पे ट्राइबल थ्रेट्स, इस तरीके से है। अब कोऑपरेटिव सिक्योरिटी की बात करें तो हम ये देख सकते हैं दैट डीलिंग विद मेनी ऑफ दीज नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स टू सिक्योरिटी, इन सारी थ्रेट्स से डील करने के लिए कोऑपरेशन की जरूरत है, ना कि मिलिट्री कन्फ्रंटेशन से। आप बताइए HIV एड्स या फिर फ्लड है या फिर एनिमल एपिडेमिक्स है, तो ये इन सारी चीजों को क्या मिलिट्री के आमना सामना करने से खत्म कर दिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, कोऑपरेशन की जरूरत है। तो वही वो कह रहे हैं कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, मिलिट्री फोर्स का रोल होगा किस चीज में, कॉम्बैट करने में टेररिज्म को या एनफोर्स करने में ह्यूमन राइट्स को। और इवन यहाँ पे एक लिमिट है कि कौन सी फोर्स अचीव की जाए, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। बट ये डिफिकल्ट हो जाता है टू सी व्हाट फोर्स वुड टू डू हेल्प एलिविएट पॉवर्टी, मैनेज माइग्रेशन, रेफ्यूजी मूवमेंट्स एंड कंट्रोल एपिडेमिक्स। सेम वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं। Far more effective is to devise strategies that involve international cooperation. Cooperation bilateral हो सकता है, मतलब दो कंट्रीज के बीच में, रीजनल हो सकता है, कॉन्टिनेंटल, ग्लोबल। ये सब डिपेंड करता है नेचर ऑफ द थ्रेट पे और विलिंगनेस और एबिलिटी कंट्री की कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाह रही है। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में वैरायटी ऑफ अदर प्लेयर्स इंक्लूडेड हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे UN, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नॉन गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, द रेड क्रॉस है, प्राइवेट फाउंडेशंस और चैरिटीज हैं, चर्चेज और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, एसोसिएशंस हैं, सोशल और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेस एंड कॉर्पोरेशंस एंड ग्रेट पर्सनैलिटीज की बात करें तो जैसे कि मदर टेरेसा रही है, नेल्सन मंडेला रहे, ये सब एग्जांपल आप यूज कर सकते हैं अपने कोऑपरेटिव सिक्योरिटी के टाइम पे, या कहीं भी इन्हें फोकस करके जहां भी ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात आ रही है या जहां कहीं भी ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज की बात आ रही है, तो कंक्लूड करने के टाइम पे आप ये कह सकते हैं हमेशा की तरह कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक्चुअल में वर्क तो कर रहे हैं, बट कंट्रीज कहीं ना कहीं इन्हें डोमिनेट कर लेती हैं, ऑथराइज कर लेती हैं, इस तरीके से अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं। बट यहाँ पे कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में अगर बात करें तो ये सारे ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हेल्प करते हैं कोऑपरेशन में। It may have to agree to the use of violence against international terrorists and those who harbor them. नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी ज्यादा बेटर है जब फोर्स का यूज किया जा रहा है वो सैंक्शन करते हैं और कलेक्टिवली अप्लाइड करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में, रेदर देन व्हेन एन इंडिविजुअल कंट्री डिसाइड्स टू यूज फोर्स ऑन इट्स ओन। इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी की बात अगर हम करें, इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, तो इंडिया ने ट्रेडिशनल मिलिट्री मतलब और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स फेस किए हैं इसकी सिक्योरिटी के लिए, जो कि इमर्ज हुए थे विद इन एज वेल एज आउटसाइड इट्स बॉर्डर।
अंदर भी और बाहर दोनों जगह से ये इमर्ज हुई चीजें। सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में 4 ब्रॉड कंपोनेंट्स हैं जिसे यूज किया जाता है, वेरिंग कॉम्बिनेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो ये है कि स्ट्रेंथन करना मिलिट्री कैपेबिलिटीज को, क्योंकि इंडिया में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं। अगर पाकिस्तान के साथ बात करें तो 1947-48 में, 65 में, 71 में, 1999 में, चाइना से 62 में। सिंस ये न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री से ही सराउंडेड है साउथ एशियन रीजन में, तो इंडिया का जो डिसीजन है न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करना 1998 में, वो जस्टिफाइड किया गया इंडियन गवर्नमेंट्स के थ्रू। सेफगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमने ऐसा किया था, इन्होंने यहाँ पे बात कही, ठीक है। और इंडिया का जो फर्स्ट टेस्टेड न्यूक्लियर डिवाइस था वो कब का था, 1974 में। अब सेकंड कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो जो इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है has been to strengthen international norms and international institutions to protect its security interest। ये जो स्ट्रेटेजी है वो क्या रही है कि स्ट्रेंथन करने नॉर्म्स और सारी चीजों को, इंस्टीट्यूशंस को, ताकि अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने सपोर्ट किया था एशियन सॉलिडेरिटी कॉज को, डीकोलोनाइजेशन को, डिसआर्मामेंट को और यूएन को एज अ फोरम जिसमें इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट क्या किए जाए, सेटल किए जाते हैं। ये 4 कंपोनेंट्स जो हम इंडिया के पढ़ रहे हैं ये भी आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया ने इनिशिएटिव लिया यूनिवर्सल और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नॉन प्रोलिफरेशन रिजाइम के लिए, इन विच जिसमें सारी कंट्रीज को सेम राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के केस में, दैट इज न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल, जो कि अभी हमने कन्वेंशंस के बारे में बात की थी। देखो इसने आर्ग्यू किया है इक्विटेबल न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए भी, दैट इज NIEO, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसने यूज किया है नॉन अलाइनमेंट, किस चीज के लिए, टू हेल्प कार्व आउट एन एरिया ऑफ पीस आउटसाइड द ब्लॉक पॉलिटिक्स ऑफ द 2 सुपर पावर्स। इंडिया ने joined 160 countries that have signed and ratified the 1997 Kyoto Protocol, which provides a roadmap for reducing the emissions of greenhouse gases to check global warming। तो ये 1997 में हुआ था। और इंडियन ट्रूप्स ने कहाँ पे सेंड किए गए, अब्रॉड और UN पीस कीपिंग मिशंस पे, इन सपोर्ट ऑफ कोऑपरेटिव सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स। जो थर्ड कंपोनेंट है इंडियन सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का, वो क्या करता है, मीटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस विद इन द कंट्री। सेवरल मिलिटेंट ग्रुप्स जैसे कि नागालैंड से हैं, मिजोरम से हैं, पंजाब, कश्मीर अमंग अदर्स, हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम सॉट टू ब्रेक अवे फ्रॉम इंडिया। इंडिया ने ट्राई किया है नेशनल यूनिटी को प्रिजर्व करना, किस चीज के थ्रू, अडॉप्ट करके डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को अलाउ करता है डिफरेंट कम्युनिटीज और ग्रुप्स ऑफ पीपल को टू फ्रीली आर्टिकुलेट देयर ग्रीवेंसेस and share political power. Finally, there has been attempt in India to develop its economy in a way. Finally, एक attempt है कि इंडिया में उसकी इकोनॉमी को डेवलप किया जाए, जो वास्ट मास ऑफ सिटीजन्स हैं उन्हें पॉवर्टी से दूर करके, और माइजरी और ह्यूज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट ही ना हो। जो अटेम्प्ट है ये क्वाइट सक्सीड नहीं हो पाया है, अभी भी पुअर और अनइक्वल कंट्री में कहीं ना कहीं हम एग्जिस्ट करते हैं। जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है ये अलाउ करती है स्पेस, किस चीज के लिए, आर्टिकुलेटिंग द वॉइस ऑफ द पुअर एंड डिप्राइव्ड सिटीजन्स। तो इस तरीके से ये पॉलिटिक्स अलाउ कर तो रही है, आप कर रही है, बट देयर इज अ प्रेशर ऑन द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स टू कंबाइन इकोनॉमिक ग्रोथ विथ ह्यूमन डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ पे प्रेशर होता है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट पे, क्या कंबाइन करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ। दस जो डेमोक्रेसी है वो एक पॉलिटिकल आइडियल ही नहीं है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक तरीका भी है ग्रेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का। अब बहुत सारी चीजें जो सक्सेस और फेलियर्स हैं डेमोक्रेटिक में या डेमोक्रेसी में, ये हम कब पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो यहाँ तक आज का चैप्टर कंप्लीट होता है, आप लोग को काफी अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। और इससे ज्यादा वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हमने जो भी डिस्कस किया या चैप्टर कंप्लीट किया
आपको क्लियर हुआ? आई होप सारे ही डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, तरीका समझ में आया होगा। अब आंसर फ्रेमिंग आप लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सेशन को बहुत आराम से और अच्छे से सुनने के लिए। थैंक यू एवरीवन।